वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम। दिल का रिश्ता की एपिसोड 16 लेकर स्टार्ट रही हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। निका के सिर्फ 2 दिन बाद ही अब्रिश को अपने तकिए के नीचे से एक खत मिला जो राहिब ने उसके लिए छोड़ा था। मॉम, इस बार मैं भाग नहीं रहा, क्योंकि भागते कैदी हैं और ये मेरा घर है, कैद खाना नहीं। मैं इस बार आपको बता कर जा रहा हूँ, मुझे अपनी हकीकत तलाश करनी है। मुझे जानना है मैं यतीम खाने कैसे पहुँचा, मेरे वालिदैन कहाँ हैं, क्या मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। बहुत से सवालात हैं जहन में जिनके जवाबात ढूंढने हैं, और सबसे अहम बात, मैं अपनी काबिलियत पर कुछ बनना चाहता हूँ। मैं अब्रिश मलिक का बेटा कहलाना चाहता हूँ। अपनी काबिलियत पर कुछ बनना चाहता हूँ। मैं अब्रिश मलिक का बेटा कहलाना चाहता हूँ, दामाद नहीं। अपने गार्ड से कहें मुझ पर नज़र न रखें और जितना मुमकिन हो मुझसे दूर रहें। मैं जल्द वापस आऊँगा। आपका बेटा राहिब। उसका लिखा हुआ मुख्तसर जुमला कि मैं अब्रिश मलिक का बेटा कहलाना चाहता हूँ, दामाद नहीं। अब्रिश की आंखें भर लाया था। वो राहिब की मायनी खेज जुमले पर मुस्कुराने लगी। अगला सीन, वो आज फिर बस स्टॉप पर खड़ा था कि सामने उसी की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से एक गार्ड निकलकर उसकी जानिब तेजी से चलता हुआ आया। सर, मैम आपसे बात करेंगी, उसने कहकर राइब का सेल जो वो घर छोड़ आया था उसकी जानिब बढ़ाया। हेलो मॉम। एक दो लम्हे सोचने के बाद उसने सेल कान से लगाया। हेलो, कैसे हो मेरी जान? पाँव थक गए होंगे तुम्हारे, कब से धूप में खड़े हो? अब्रिश की कहते ही उसने नज़र उठाकर गार्ड को घूरा। मैंने आपसे कहा है मॉम, आप मुझ पर नज़र नहीं रखेंगी, वो संजीदगी से बोला। उसके लहजे से ज़रा खफगी झलकी थी। अच्छा, मेरी जान, नहीं रखूंगी तुम पर नज़र, लेकिन इसकी एक शर्त होगी। वो मफामाना अंदाज में गोया हुई। मॉम, मैं कोई शर्त नहीं मानने वाला, आप अपने गार्ड्स दूर करें मुझसे, वो सर्द लहजे में बोला। अच्छा अच्छा, चलो शर्त ना मानो, अपनी मोम की दुआ तो साथ रखोगे ना, या वो भी नहीं? अब्रिश के लचकदार अंदाज पर वो झम गया था। आपकी दुआ की तो हमेशा ज़रूरत है मुझे, उसके कहते ही अब्रिश के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट नमूदार हुई। ठीक है, मेरी दुआ अब से हर लम्हा तुम्हारे साथ रहेगी, और सेल भी। अरे हाँ, एयरपोर्ट जाने तक के लिए ड्राइवर और गाड़ी भी रख लो, मुझे उसकी ज़रूरत। वो अभी बोल ही रहा था कि कॉल दूसरी जानिब से कट गई। कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मॉम भी ना, वो सेल कान से हटाकर सर झटकते हुए बोला। चलें सर। इस गार्ड के कहने पर वो गाड़ी की जानिब बढ़ गया। गुड आफ्टरनून सर। जैसे ही वो सीट पर बैठा, एक नस्वानी आवाज़ उसके कानों से टकराई। ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर बैठी हुई लड़की पीछे की जानिब मुड़कर राहिब को देख कह रही थी। उसने बॉडीगार्ड वाली यूनिफॉर्म भी पहन रखी थी। तुम इस लड़की को देख? राहिब हैरान हुआ। ये वही लड़की थी जिसके वालिद से कुछ दिनों पहले वो इसी बस स्टॉप पर मिला था। यस सर, मैं दुआ, आपकी पर्सनल बॉडीगार्ड। जब लड़की ने अपना तारुफ पेश किया तो राहिब के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हल्की सी मुस्कान नजर आती। वो तो मोम ने चीटिंग की है मेरे साथ। उसने फौरन अब्रिश को कॉल मिलाई। वो भी सेल पकड़े बैठी थी, वाकिफ थी अच्छी तरह की कॉल आएगी। मोम, चीटिंग की आपने मेरे साथ, उसके शिकवतन अंदाज में कहती है। अब्रिश मुस्कुराई। तुम जान हो मेरी राहिब, अब्रिश मलिक के बेटे हो तुम। मैंने अपनी ज़िंदगी में तरक्की के बहुत मराहिल तय किए हैं, जिसके सबब मेरे बहुत से दोस्त हैं और बहुत से दुश्मन। मैं नहीं चाहती कोई मेरी दुश्मनी में तुम्हें तकलीफ पहुंचाए। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी काबिलियत या जहानत पर एतबार नहीं, मसला ये है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुमने अभी भाई की दुनिया नहीं देखी, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है बेटा। दुआ को गार्ड नहीं, अपनी दोस्त समझकर अपने सफ़र का साथी बना लो मेरी खातिर, ताकि मैं सुकून से रह सकूं। अब्रिश का लहजा मिन्नती था। ओके। उसने इस बात में सर हिलाकर बेजारी से एक नज़र दुआ की जानिब देखा, फिर कॉल काट दी। अब ये मत कहना कि तुम भी साथ चल रहे हो। दुआ से पहले जो उसका पर्सनल गार्ड था उसे गोली से नवाजते हुए कहा। सर, आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ, उसने फ़ौरन ही खुद को पेश किया। हाँ, मैं तो इस्लामाबाद बारात लेकर जा रहा हूँ ना, उसकी तंजिया कहते ही दुआ ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी। सर, मैं आपके साथ 5 साल से हूँ, मुझे साथ ले चलें प्लीज़, उसने मासूमाना चेहरा बनाए मिन्नती अंदाज में कहा। उसने फ़कत गर्दन को हल्की सी जंबिश दी, जिससे गार्ड खुश होकर पीछे की सीट पर बैठ गया। वो हानिया को सरप्राइज़ देने की नीयत से दबे पाँव घर में दाखिल हुआ था। आकाशा कमरे में दाखिल होने ही लगा था कि हानिया की बात सुन उसके कदम रुके। हानिया वीडियो कॉल पर रिदा बेगम से बात कर रही थी। अम्मी, मेरा बच्चा ना जाने किस हाल में होगा, कभी कभार खाना खाते खाते ख्याल आता है कहीं वो भूखा हुआ तो, ख्याल के आते ही मेरी जान निकलती है, हाथ खाने से उठ जाता है, कभी कंबल ओढ़ लेती हूँ, ख्याल आता है अगर वो सर्दी में ठिठर रहा हुआ तो, ये ख्याल आते ही कंबल खुद से दूर फेंक देती हूँ, कभी हंसते हंसते उसका ख्याल आ जाता है तो आंखें खुद ब खुद आंसू बरसाने लगती हैं। अम्मी, खुद को हर वक्त मसरूफ़ रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि तन्हाई झंझोड़ती है मेरे ज़मीर को। उसके रोने की आवाज़ें आज भी कानों में गूंजती हैं, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। वो अपना सर पकड़े रिदा बेगम से हाल बयान कर रही थी, वो हाल जो कभी वो आकाशा पर आया नहीं होने देती थी, अपने अंदर ही अंदर समोकर घुट रही थी। आकाशा को तो लगता था उसकी बेपनाह मोहब्बत काफ़ी होगी इस बच्चे को भूलने के लिए, पर आकाशा को खबर नहीं थी वो अंदर ही अंदर घुट रही है, मगर अपनी तकलीफ़ें मुझसे शेयर नहीं कर रही। आकाशा उसकी बात सुन रंजीदा होकर दिल ही दिल में गोया हुआ।
हानिया संभालो खुद को, तुम क्यों नहीं मान लेती वो मर चुका है, इस तरह कब तक अपनी जान जलाती रहोगी। आकाशा और अतमान का भी तो सोचो। रिदा बेगम की आंखें मोती बरसाने लगी थी, जिन्हें बेदर्दी से पहुंचते हुए वो अपनी बेटी को समझाने लगी। अम्मी आकाशा बहुत अच्छा है, मुझे एक बार इससे बात कर लेने दें। वो अभी हानिया का जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि रिदा बेगम तेजी से बोली, बेटा ये हिमाकत मत करना, मैं मानती हूँ वो बहुत अच्छा और बड़े दिल का है, मगर मर्द को कभी इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए। एक मर्द कभी दूसरे की औलाद बर्दाश्त नहीं कर सकता, और फिर वो तो एक हराम की औलाद था। आकाशा बदजन हो जाएगा तुमसे। और अतमान का भी तो सोचो, क्या बताओगी उसे, कौन है वो बच्चा तुम्हारा जिसके लिए तुम मरे जा रही हो, तुम्हारी नाजायज औलाद। बेटा समझो, अतमान अब बड़ा हो रहा है, एक माँ अपने बच्चे की आइडियल होती है, कोई बच्चा बदकिरदार माँ बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो तुमसे ज्यादा तड़पेगा अगर उसे हकीकत पता चली। प्लीज अतमान की खातिर भूल जाओ उसे, मान लो मर चुका है वो, दफना दो उसकी सारी दर्द भरी यादों को। रिदा बेगम शायद अपनी जगह बिल्कुल सही थी, मगर एक माँ का दिल सही गलत कब जानता है। मुर्दा पर तो सबर आता है पर जिंदा पर नहीं, और उसका बेटा तो जिंदा था, फिर उसे कैसे सबर आ जाता। वो छुप छुप कर आज भी रोती थी। इन दोनों माँ बेटी की बातें सुनने के बाद आकाशा उलझन में गिरफ्तार था। रिदा बेगम की अतमान के मुतालिक की गई बात भी उसे ठीक लग रही थी, मगर वो अपनी जान से ज्यादा अजीज हमसफर को चुप चुप कर रोते हुए भी तो नहीं देख सकता था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, हानिया उसे अचानक देख चौंकी। फौरन अपनी आंखें साफ करके मसनूई मुस्कुराहट लबों पर सजाए। तुम 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 तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना। आकाशा के अचानक आने के सबब वो बोखलाहट का शिकार थी, मानो कोई चोरी पकड़ी गई हो उसकी। आकाशा ने सोचा क्यों ना अपनी वाइफ को सरप्राइज दिया जाए, मगर यहाँ तो आकाशा ही उल्टा सरप्राइज हो गया। उसके लहजे में कर्व घुमाया था। मतलब मैं समझी नहीं, वो ना समझी से गोया हुई। आकाशा शायद गलत था, उसे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम्हारे बेटे के बारे में। आकाशा की बात सुन उसके कान खड़े हुए। मेरे बेटे के बारे में? वो दोबारा उसका कहा जुमला हैरत से दोहराने लगी। हाँ, तुम्हारे बेटे के बारे में। राहिब नाम है उसका, याद है? तुम मिली हो उससे? आकाशा की कहते ही हानिया बेसाख्ता बोली, राहिब? राहिब अब्रिश मलिक? हाँ, राहिब अब्रिश मलिक, वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा खोया हुआ बेटा, जिसके लिए तुम दिन रात अपनी जान जलाती हो। आकाशा की बात सुन कुछ सानियों के लिए तो वो खुशी से मबहूत हो गई, बेयकीनी सी कैफियत से सरशार। राहिब मेरा बेटा है। राहिब के बचपन का खूबसूरत सरापा उसकी आंखों में घूमने लगा, आंखों से मोती झरझर बहने लगे। तुम्हारा बेटा कभी भूखा नहीं सोता और ना ही कभी ठंड में ठिठुरता है। अब्रिश अपनी सगी औलाद की तरह रखती है उसे, दुनिया उसे एक गाली नहीं मानती बल्कि अश की निगाह से देखती है। अभी कुछ दिन कबल ही तुम्हारे बेटे का निकाह हुआ है सिला अब्रिश मलिक के साथ। दुनिया उसे हराम और हलाल के तराजू में ना तोले, इसलिए मैंने ये बात सबसे छुपा कर रखना ही बेहतर समझा। शायद आकाशा ने गलत किया, आकाशा को बताना चाहिए था तुम्हें, मगर तुम्हारी कसम हानिया, आकाशा ने सिर्फ इस फैसले को तरजीह दी जिसमें राहिब की बेहतरी थी। आकाशा शर्मसारी से नजरें झुकाए कहने लगा, रेगिस्तान में मारा मारा फिरता हुआ प्यासा अचानक से सैराब हो जाए तो उससे जो खुशी मिलती है उससे भी कहीं ज्यादा खुशी उस वक्त हानिया महसूस कर रही थी। मेरा बेटा, खुशी व गम की मिली जुली सी कैफियत में थी वो। आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जबान साथ छोड़ गई थी। आकाशा ने उसे सीने से लगा लिया। वो बिलक बिलक कर रोते हुए बस एक ही बात कह रही थी, मुझे उससे माफी मांगनी है आकाशा, मुझे उससे माफी मांगनी है। इधर बैठो, खामोश हो जाओ प्लीज, आनिया तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। उसे हिचकियां लग गई थी रो रो कर। आकाशा उसे बेड पर बिठाकर साइड टेबल पर रखकर पानी का जग उठाकर गिलास पानी से भरकर उसके आगे बढ़ाते हुए गोया हुआ। हानिया का पूरा वजूद लरज रहा था। मुझे नहीं पीना, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है, वो नफी में गर्दन को जब्बिश देते हुए गोया हुई। हिचकियों के सबब उसे बोलने में दिक्कत हो रही थी। मैं ले चलूंगा तुम्हें तुम्हारे बेटे के पास, मगर अभी पानी पियो और आकाशा की बात तहम्मुल से सुनो और समझो। एक हाथ से उसके हाथ में पानी का गिलास पकड़ाकर दूसरा हाथ उसकी घनी जुल्फों में डालते हुए मोहब्बत से चूड़ लहजे में कहने लगा, हानिया तुम्हारे एक नहीं 2 बेटे हैं, ये याद रखकर अपना फैसला करना। राहिब अब 16 साल का एक जवान लड़का है, अगर तुम उसे जाकर हकीकत बयान करोगी जिससे वो अभी तक नाआशना रहे तो जानती हो क्या होगा? वो पागल हो जाएगा सदमे से। ये कबूल करना कि उसका वजूद एक हराम फैल के बाद दुनिया में आया, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा देगा। वो जीते जी मर जाएगा, खुद के वजूद से नफरत करने लगेगा। हानिया अपनी ममता की प्यास बुझाने के लिए राहिब को मत मारो, और फिर अतमान का भी तो सोचो। अम्मी ठीक कह रही है, हम अतमान को क्या बताएंगे? कौन है राहिब, किसकी औलाद है? तुम समझ रही हो ना? जो आकाशा बोल नहीं पा रहा, लड़कों में गैरत का अंसर कूट कूट कर भरा होता है। अतमान कबूल नहीं कर पाएगा राहिब को। खुदा ना खास्ता दोनों में से किसी ने कोई सख्त कदम उठा लिया तो? उसके कहते ही हानिया बेसाख्ता बोली, अल्लाह ना करे खुदा मेरे दोनों बेटों को सलामत रखे, आमीन, मगर इसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी होगी हानिया। राहिब और अतमान दोनों से हकीकत का पर्दा रहने दो। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं, पर अपने दोनों बेटों की खातिर राहिब से जब मिलो तो अजनबी बनकर मिलना।
उसे पता नहीं चलने देना उसकी तल्ख हकीकत के बारे में। अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपने जज्बात पर कंट्रोल रखोगी राहिब के सामने, तो मैं जल्द से जल्द मिलवाने की कोशिश करूंगा। पहले मुआशरे के डर से उससे अलग हुई, आज उसी के खातिर उससे अजनबी बनकर मिलने के लिए तैयार हो गई। माँ ऐसी ही होती है, अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाली, बच्चों की खुशी की खातिर अपनी ममता तक का गला घोट देने के लिए तैयार हो जाने वाली। न जाने किस दिल से तैयार हुई थी वो अपने लखते जिगर से अजनबी बनकर मिलने के लिए। अगला सीन, वो इस्लामाबाद पहुंच गया था। वो तीनों एयरपोर्ट पर खड़े थे। मालूम करो टैक्सी ड्राइवर से, इस एड्रेस पर जाएगा। राहिब गार्ड को अपने वॉलेट से एक पर्ची निकाल कर देते हुए हाकिमाना अंदाज में गोया हुआ। जी सर। वो इस्बात में सर हिलाकर तेजी से भाई की जानिब लपका। आप कहाँ जाने वाले हैं? दुआ आइब्रो उचकाकर राहिब की जानिब देख इस्तफसार करने लगी। बड़ा ही मगरूर किस्म का बंदा है ये तो। वो बगैर जवाब दिए आगे बढ़ गया तो दुआ मुंह बसोरते हुए बोली, चले सर। गार्ड ने कहकर टैक्सी का पीछे का गेट ओपन किया। पहले राहिब बैठा, फिर दुआ। गार्ड ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर टिक गया। कितनी देर लगेगी? गार्ड ने ड्राइवर से तजस्सुस से पूछा। सर आधा घंटा। उसके जवाब पर राहिब ने सर पीछे की सीट से टिकाया। पहले किसी होटल पर टैक्सी रोकना। राहिब के हुक्म सादर करते ही गार्ड पीछे मुड़कर उसकी जानिब देख उलझ कर इस्तफसार करने लगा। सर होटल क्यों? आप आराम करना चाहते हैं? पहले नहीं, तुम दोनों पहले तो अपनी यूनिफॉर्म चेंज करो। मुझे सर बुलाना बंद करो और जितना मुमकिन हो मुझसे दूर दूर रहना। राहिब के कहते ही दुआ एहतजाज बुलंद किए बगैर ना रह सकी। मगर सर ये यूनिफॉर्म हमारी पहचान है। ठीक है टैक्सी रोक दो, यहीं उतर जाएं आप, क्योंकि मैं किसी गार्ड को अपने साथ लेकर नहीं घूमने वाला। उसने दो टोक अंदाज में दुआ को देखकर कहा, जिस पर वो ना चाहते हुए भी उसके फैसले पर रजामंद हो गई। नहीं मैं तैयार हूँ। दुआ को सख्त इंस्ट्रक्शन मिली थी कि राहिब को एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना। उसका जवाब सुन राहिब ने आंखें बंद कर ली थी। सर सॉरी। राहिब मैं रेडी हूँ, गार्ड कहता हुआ कमरे से निकला। वो दीवार से टेक हटाकर इस बात में सर हिलाकर घड़ी की जानिब खौफ से देखने लगा। उसे दुआ का इंतजार करना सख्त नागवार गुजर रहा था। ब्लैक रंग के सादे से कमीज शलवार और शानों पर दुपट्टा डाले वो लड़की जब कमरे से बाहर निकली तो राहिब और उसका गार्ड पल के झपकना तक भूल गए। दोनों की निगाहें उसके हसीन वजूद पर आकर टिक गई थी। उसके ऐसे उसे उसकी रेशमी घनी जुल्फे, जिनमें से कुछ आवारा लटे उसके चेहरे पर बिखर रही थी। बड़ी बड़ी सब्ज आंखें, गुलाब की पंखड़ियों की मानी होठ, सफेद रंगर, उस पर गुलाबी गुलाबी गाल, लंबे कत्तर। वो ऊंची हील पहने एक अदा से चलती हुई आ रही थी। उफ ये तो कयामत है यार। गार्ड बेसाख्ता उसकी तारीफ करने लगा। अगले ही लम्हे उसे राहिब की निगाहें अपने वजूद को घूरती हुई महसूस हुई। सॉरी सर, मैं मतलब सॉरी राहिब। वो फौरन ही सीधा हो गया था। चलो, राहिब घूरते हुए कहकर वाहिद की जानिब चल दिया। अगला सीन, वो लोग यतीम खाने पहुंच गए थे। तुम दोनों यहीं रुको, राहिब कहकर आगे बढ़ा। नहीं सर, मैं आपके साथ चलूंगी। वो तेजी से पीछे चलती हुई आई। मुझे बार बार अपनी बात दोहराना पसंद नहीं, वो सख्त लहजे में कहने लगा, पर आपके साथ साई की तरह रहना मेरी ड्यूटी में शामिल है। वो ऑफिस में दाखिल हुआ तो एक खातून चेयर पर बैठी समोसे खाते नजर आई। पीछे पीछे दुआ भी दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। खातून ने उसे देखते ही सलाम किया, जिस पर वो सलाम का जवाब देते हुए सामने वाली चेयर पर बैठ गया। दुआ उसकी चेयर से लगकर खड़ी हो गई। तो जी बताएं क्या काम है आपको? इस खातून के सवाल पर वो सोच में पड़ गया। मुझे एक बच्चे के मुतालिक जानना है। राहिब नाम था उस बच्चे का। उसे इस यतीम खाने में 16 साल पहले कौन छोड़ कर गया था? कुछ देर खामोश रहने के बाद जब उसने सवाल किया तो दुआ के कान खड़े हुए। 16 साल पहले की बात मैं कैसे बता सकती हूँ? मुझे तो अभी आए हुए 3 माह हुए। ये यतीम खाना मेरी फुप्पो चलाती थी। उनके इंतकाल के बाद मैंने संभाल लिया है। कोई रिकॉर्ड वगैरह तो होगा ना? राहिब ने तेजी से कहा। वेट में देखती हूँ। वो खातून अपने हाथ में पकड़ा हुआ आधा समोसा प्लेट में रखकर खड़ी हुई। सीधे हाथ की जानिब एक बोसीदा सी लकड़ी की अलमारी थी। उसे खोलकर उसमें से बहुत सारी फाइल्स हाथों में उठाकर अपनी टेबल पर लाकर रखने लगी। ये देखिए। राहिब, जिसके गले में आर अल्फाबेट का लॉकेट था और हाथ की कलाई पर काला निशान, इस बच्चे की बात कर रहे हैं आप? बहुत देर ढूंढने के बाद वो खातून एक फाइल में लगी तस्वीर और उसके आगे लिखी हुई डिटेल राहिब की जानिब बढ़ाते हुए तस्दीक करने लगी। जी यही बच्चा। मजीद कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में? राहिब निहायत बेताबी से पूछने लगा। सॉरी, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं लिखा। इस खातून का जवाब राहिब को मायूस कर गया, क्योंकि यतीम खाना वाहिद जगह थी जहाँ से वो अपने वालिदैन या रिश्तेदारों तक पहुँच सकता था। प्लीज़ चेक करें किसी और फाइल में इस बच्चे के मुतालिक इन्फॉर्मेशन हो। सॉरी, आपके सामने है सारी फाइल्स। यतीम बच्चों के बारे में वैसी भी इतनी खास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि लोग बड़े बेज़मीर होते हैं। इन मासूम बच्चों को मरने के लिए कभी मस्जिद के बाहर, कभी कचरे पर, कभी कब्रिस्तान में, कभी सुनसान सड़कों पर और कभी थोड़ा सा रहम खाकर हमारे झूलों में डाल जाते हैं। वो खातून निहायत अफसुर्दगी से गोया हुई। मगर हो सकता है उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया हो, जिसके सबब रिश्तेदारों ने उसे यतीम खाने में छोड़ दिया। आप चेक तो करें एक बार। राहिब निहायत जज्बाती होकर बोला। उसे आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ती नजर आ रही थी। नहीं, इस बच्चे के बारे में मजीद कुछ नहीं लिखा। राहिब इनका जवाब सुन रंजीदा होकर खड़ा हो गया।
شکریہ، وہ شکریہ ادا کر کے جانے لگا۔ 1 منٹ، یہاں پر ایک آیا کام کرتی ہیں، کافی سالوں سے، آپ ان سے پوچھ کر دیکھیں اس بچے کے بارے میں، شاید انہیں کچھ معلومات ہو۔ اللہ کرے ہو، بے ساختہ بولا۔ بیٹا اتنے بچے آتے ہیں یہاں، مجھے 16 سال پرانی باتیں کیسے یاد ہوں گی؟ بوڑھی خاتون کا جواب سن وہ نا امید ہو گیا۔ تھوڑا ذہن پر زور ڈالیں، شاید آپ کو کچھ یاد آ جائے، میرے لیے بہت ضروری ہے جاننا، وہ منتی انداز میں گویا ہوا۔ اس کا حسین چہرہ افسردگی جھلکانے لگا تھا۔ دعا کی نگاہیں تو اس حسین لڑکے کے رنجیدہ چہرے پر ٹکی تھی۔ بیٹا یہاں ایک خاتون آیا کرتی تھی، ان کی بہن تو آج بھی آتی ہیں، مصباح نام ہے اس لڑکی کا، تم اس سے پوچھ کر دیکھ لو۔ اندھیرے میں مانو آخری امید کی کرن نظر آئی تھی۔ کیا آپ کے پاس ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے؟ ہاں، میرے فون میں مصباح نام سے سیو کیا ہے میری بیٹی نے نمبر کو، تم دیکھ لو، مجھے تو اتنا خاص یہ موبائل چلانا آتا نہیں، بس ہرا بٹن دبا کر کال اٹھانا اور لال بٹن دبا کر کال کاٹنا آتا ہے۔ وہ بوڑھی خاتون اپنا سیل راہب کی جانب بڑھاتے ہوئے سادگی سے بولی۔ دعا اس بوڑھی خاتون کی سادگی دیکھ مسکرا دی۔ راہب کو آرام سے سیل میں مصباح کا نمبر مل گیا۔ اس نے یتیم خانے سے نکلتے ہی مصباح کے نمبر پر کال کرنا اسٹارٹ کر دیا، مگر نمبر سوئچ آف آ رہا تھا۔ جو باتیں اندر سنی وہ خود تک رکھنا صرف۔ راہب نے ٹیکسی کے پاس کھڑے ہو کر آہستگی سے کہا، آپ نہ کہتے تو بھی میں اپنے تک ہی رکھتی، یقین کر سکتے ہیں آپ مجھ پر۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ گارڈ نے راہب کے لیے ٹیکسی کا گیٹ کھولا۔ وہ بغیر چہرے پر کوئی تاثر لائے خاموشی سے اندر بیٹھ گیا۔ اس نمبر پر ٹرائی کرتے رہو، جیسے ہی کال ریسیو ہو مجھ سے بات کروانا۔ راہب نے اپنے گارڈ کو SMS کے ذریعے نمبر دیا، جس پر اس نے رپلائی میں پیچھے مڑ کر اوکے راہب کہا۔ پورے راستے وہ اپنے بیٹے کی تصویر سیل پر دیکھتے ہوئے آئی۔ وہ تصویر راہب اور صلہ کے نکاح کی تھی، جو نیٹ پر اپلوڈ کی گئی تھی۔ ہانیہ کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا اپنے حسین بیٹے کو دیکھتے دیکھتے، اس کا مکھڑا دل کو بھا رہا تھا۔ وہ ابرش ملک کے گھر پہنچے۔ ملازمہ ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلی گئی۔ ہانیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج پہلی بار وہ اپنے بیٹے سے ملنے والی تھی، وہ بیٹا جسے دودھ تک پلانا نصیب نہیں ہوا تھا اس مظلوم ماں کو۔ ہائے، نہ جانے کس دل سے وہ ایک ایک لمحہ گزار رہی تھی۔ کنٹرول رکھنا اپنی فیلنگز پر، اوکے؟ آکاشا نے ایک بار پھر اسے یاد دہانی کرائی۔ السلام علیکم۔ صلہ کمرے میں سلام کرتی ہوئی داخل ہوئی۔ جس سے پیار ہو اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ صلہ کو دیکھتے ہی وہ خوشی سے کھڑے ہو کر بڑی گرم جوشی سے اس سے گلے ملی۔ صلہ کنفیوز ہو کر اس کے گلے سے ہٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ بہت کوشش کی کہ آنکھوں میں آنسو نہ آئے، مگر کمبخت جھرجھر بہنے لگے۔ بڑی مشکل سے اپنے بکھرتے جذبات کو سنبھال کر آنسو پونچھتے ہوئے گلے سے ہٹی۔ ارے آپ تو مسز آکاشا ہیں نا، مشہور فیشن ڈیزائنر؟ مجھے آپ کے ڈیزائنز بہت پسند آتے ہیں، سو یونیک اینڈ کمفرٹیبل، آئی ریئلی لائک یور ورک۔ صلہ ہانیہ کے ہٹنے کے بعد اسے بغور دیکھ فدا فدا لہجے میں بولی، تھینکس، وقت اتنا ہی زبان نے ساتھ دیا۔ بہو سے مل کر اس کا یہ حال تھا، اپنے بیٹے سے ملنے کے بعد کیسے اپنے جذبات کو بکھرنے سے روکے گی؟ آکاشا یہ سوچ کر پریشان تھا۔ آپ رو رہی ہیں؟ صلہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ نہیں، دراصل کچھ راتیں مسلسل جاگنے کی وجہ سے آنکھیں بہت دکھ رہی ہیں، ڈراپ ڈال رہی ہوں، مگر جب تک آرام سے 5-6 گھنٹے نہیں سوؤں گی یہ تب تک ٹھیک نہیں ہوں گی۔ ہانیہ نے نظریں چراتے ہوئے بات بنانے کی کوشش کی۔ اس کی بات سن صلہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ آپ راہب کو بلا دیں، ہم اسے پرسنلی نکاح کی مبارکباد دینے آئے۔ آکاشا کے کہنے پر صلہ نے منہ بسورا تھا۔ وہ تو جا چکا ہے، صلہ نے تیزی سے جواب دیا۔ جا چکا ہے کہاں؟ ابرش کے ساتھ کہیں گیا ہے؟ ہانیہ اس کی بات سنتے ہی پریشان ہو کر بولی۔ کہیں چلا گیا مطلب؟ ہانیہ کی مانو جان اٹکی ہو صلہ کی بات سن۔ مجھے کچھ خاص علم نہیں ہے اس بارے میں، سوری، صلہ نے معذرت طلب کی تھی، جس پر ہانیہ پریشان ہو کر آکاشا کی جانب دیکھنے لگی۔ شکریہ، چلو ہانیہ، ہم پھر کبھی اسے مبارکباد دے دیں گے۔ آکاشا چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے آنکھوں کے اشارے سے صبر کی تلقین کرتے ہوئے کھڑا ہوا۔ میری پسندیدہ ڈیزائنر پہلی بار میرے گھر آئی ہیں اور بغیر ڈنر کیے چلے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صلہ نے انہیں کھانے کے لیے روک لیا تھا۔ ہانیہ تو اپنی بہو پر صدقے واری جا رہی تھی واپسی پر۔ یہ لو۔ ہانیہ نے ایک خوبصورت باکس اپنے پرس سے نکال کر صلہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نہیں، میں اسے کیسے؟ صلہ تحفہ دیکھ ہچکچاہٹ سے ابھی بول ہی رہی تھی کہ ہانیہ مسکراتے ہوئے، منع مت کرنا، بہت دل سے لائی ہوں تمہارے لیے نکاح کا تحفہ۔ نکاح کا تحفہ ہی دے سکتی ہوں تمہیں بس۔ اس کے لہجے میں حسرت جھلک رہی تھی اور آواز بھری بھری معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا اپنائیت بھرا لہجہ صلہ کو کشمکش میں ڈال گیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے تحفہ قبول کر لیا۔ راہب کا کانٹیکٹ نمبر ہو تو پلیز دے دیں۔ آکاشا کے کہنے پر وہ اس بات میں سر ہلا کر اپنا سیل لینے چلی گئی۔ 5 منٹ بعد آ کر اس نے راہب کا سیل نمبر آکاشا کو دیا۔ ہانیہ جاتے وقت ایک بار پھر صلہ سے بڑی محبت سے گلے لگی۔ ہمیشہ خوش رہو، اس کی پیشانی چومتے ہوئے دعا دینے لگی۔ صلہ اس کے اچانک پیشانی چومنے کے سبب تھوڑی شاکڈ ہو گئی تھی۔ ہانیہ کی محبت اس کا ذہن کھٹکا گئی۔ اتنی بڑی ڈیزائنر اس یتیم سے ملنے آسٹریلیا سے پاکستان آئی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آئی بات۔ صلہ ان کے جانے کے بعد باکس کو دیکھ گمبھیر لہجے میں سوچتے ہوئے بولی۔
कॉल मिलाओ, पूछो कहाँ गया है वो, हानिया ने कार में बैठते ही आकाशा से कहा। उसके लहजे में फिक्र का अंसर नुमाया था। मैं पूछता हूँ, तुम फिक्र मत करो। वो हानिया को देख गोया हुआ। चलें सर, ड्राइवर ने इस्तफसार किया। हाँ चलो, आकाशा के कहते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। अगला सीन, कमरे में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। ईशा बेगम ने लाइट ऑन की। मोम बंद कर दें, ये अंधेरा अब मेरे नसीब में। वो रूहान सा लहजे में बेड पर लेटे हुए बोला। बेटा खाने से कैसी नाराजगी, खाना तो खाओ कम से कम। ईशा बेगम बैठ के साइड टेबल पर खाने की ट्रे रखते हुए बड़े प्यार से नदीम को देखकर कहने लगी, मोम, इंसान खाना जीने के लिए खाता है और मैं जीना नहीं चाहता। पूरी दुनिया में एक मजाक बनकर रह गया हूँ मैं। मुझे सज़ा मिल रही है इस मासूम जान को गाली बनाकर मुआशरे में छोड़ देने की। नदीम की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आंखों पर हाथ रखकर उन्हें छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। क्या कहा तुमने, मासूम जान? ईशा बेगम के तो कान खड़े हो गए थे। वो फौरन उलझकर इस्तफसार करने लगी। हाँ, मासूम जान, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा खून, मेरा लगते जिगर, मेरे वजूद का हिस्सा, जिसे मैंने खुद एक गाली बनने के लिए छोड़ दिया। उसकी माँ मुझसे कहती रही, शादी कर लो मुझसे नदीम, इस बच्चे को अपना लो, उसे मुआशरे में गाली बनने से बचा लो। मगर मैं अपनी जवानी और दौलत के गुरूर में बदमस्त था। मैंने अपने ही बच्चे को, वो अपना सर ईशा बेगम की गोद में रख, दोनों हाथ उनकी कमर पर बांधते हुए बिलक बिलक कर अपने गुनाह का इतराफ अभी कर ही रहा था कि ईशा बेगम की अपनी नस्ल बचाने की आखिरी उम्मीद जाग उठेगी। क्या तुमने बताई क्यों नहीं मुझे ये बात कि मेरा पोता दुनिया में मौजूद है? कहाँ है वो? मुझे बताओ, मैं उसे और उसकी माँ दोनों को ले आऊंगी। ईशा बेगम की बात सुन वो उठकर बैठा था। आप एक हराम बच्चे को अपना पोता बनाकर घर ले आएंगी? वो हैरत से पूछने लगा। हराम हराम वो फैल था जो तुमने किया। मेरे नज़दीक वो सिर्फ मेरा पोता है, इस शेख खानदान का वारिस, इस खानदान की नस्ल चलेगी उससे। मुझे बताओ वो कहाँ है, मैं उसे घर लाना चाहती हूँ। वो बेताबी से इस्तफसार करने लगी। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, नदीम कर्ब भरे लहजे में जवाब दा हुआ। क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? वो उलझी थी। उसके पैदा होने के बाद उस बच्चे की नानी उसे कहीं छोड़ आई थी, यही बताया उसकी माँ ने मुझे। क्या, कहाँ छोड़ आई? तुमने पूछा नहीं? नहीं, इसी बात का तो दुख मारे जाता है मुझे, वो तड़प कर बोला। तुम मुझे इस लड़की के घर का एड्रेस दो, मैं जाकर खुद ढूंढ लूंगी अपने पोते को, बेसब्री होकर बोली। मैं आपको नहीं बता सकता। वो नफ़ी में गर्दन को जंबिश देते हुए गोया हुआ। वो लड़की बहुत पाक दामन है, मैंने ज़बरदस्ती की थी उसके साथ। वो शर्मिंदगी से नज़रें झुकाए अपने गुनाह का एतराफ़ कर रहा था। मैं जाकर माफ़ी मांग लूंगी उस लड़की से। ईशा बेगम की आंखें भर आई थी। वो बिलक कर बोली, नहीं मोम, गुनाह मैंने किया था तो माफ़ी भी मैं ही मांगूंगा। मैं खुद जाऊंगा माफ़ी मांगने उससे, उसके आगे हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत करूंगा कि मुझे बता दे मेरा बेटा कहाँ है, कहाँ छोड़ कर आई है उसकी माँ। मैं अपने बेटे को अपनाना चाहता हूँ, उसे अपना नाम देना चाहता हूँ। वो नदीम शेख का बेटा है, उसे वो ज़िंदगी देना चाहता हूँ जिसका वो हकदार है। नदीम ने पक्का इरादा कर लिया था कि वो अपने बेटे को अपना नाम देगा। अगला सीन, रात के 2 बजे के करीब राहिब का सेल रिंग हुआ। वो नींद में ही सेल उठा के कान से लगाकर हेलो 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 ही कहते कहते ही वो नींद की आगोश में चला गया और सेल हाथ से छूटकर बेड पर गिर गया। मुकाबिल की जानिब से सिवाय खामोशी के कुछ ना था। वेलकम टू अवर चैनल नॉविस बाय हिस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर। तो जनाब, दिल का रिश्ता की एपिसोड 17 लेकर स्टार्ट हुई हूँ, वो हाजिर हुई हूँ सॉरी, हाजिर हुई हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कांटेक्ट हुआ मिसबा से। राहिब कमरे से निकल कर आया तो अपने गार्ड को किचन में कुक बने देख इस्तफसार करने लगा। नहीं तो नाश्ते में क्या खाएंगे आप? वो एक अंडा हवा में उछालते हुए बड़ी महारत से दूसरे हाथ से उसे कैच करते हुए पूछने लगा। जो दिल चाहे बना लो, वो बेदिली से कहते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा। दुआ मैडम, आप क्या खाना पसंद करेंगी? अब गार्ड सेल पर नजरें टिकाए किसी से एसएमएस से बात करने में मगन दुआ की जानिब मतवजा हुआ था। नहीं शुक्रिया, मैं सिर्फ चाय पीऊंगी। वो एक सिरसिरी सी निगाह गार्ड की जानिब देखते हुए बोली और फिर वापस अपने सेल में मगन हो गई। ओके, वो मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाकर नाश्ता तैयार करने लगा। साथ साथ चोरी चोरी नजरों से दुआ को भी देखता रहा। आउच, उसने दुआ को देखने के चक्कर में गरम गरम चाय की देगची हाथ से पकड़ ली, जिस पर वो मारे कर्ब के उछल पड़ा। क्या हुआ? दुआ परेशान होकर किचन की जानिब तेजी से चलती हुई आई। वो इतनी जोर से चीखा था कि राहिब भी उसकी आवाज़ सुन कमरे से बाहर आ गया था। नहीं, बस हाथ जल गया। वो अपना हाथ पकड़े बोला, लाए मैं इस पर क्रीम लगा देती हूँ। दुआ के परेशान होकर कहते ही गार्ड फौरन राजी हो गया। वो सोफे पर बैठ गया। दुआ तेजी से टूथपेस्ट ले आई। ये तो टूथपेस्ट है, गार्ड उलझ कर बोला। हाँ मुझे पता है, इसे लगाने से जल्दी ठीक हो जाएगा। वो एक चेयर खींचते हुए सोफे के सामने ले आई। उस पर बैठकर टूथपेस्ट का कैप खोलते हुए बोली, लाए हाथ दे। उसके कहते ही गार्ड के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट बिखरी थी। वो अपनी तकलीफ भूल मुस्कुराते हुए हाथ उसकी जानिब बढ़ाने लगा। तुम हटो, मैं लगा देता हूँ। राहिब गार्ड की नजरें पड़ चुका था। तेजी से आकर दुआ के हाथ से टूथपेस्ट छीनी और हाकिमाना अंदाज में कहने लगा, गार्ड की सारी खुशी मानो खाक में मिला दी थी राहिब ने। आप मुझ से बोल देते, मैं दे देती। छीनने की क्या जरूरत थी? दुआ को सख्त नागवार गुजरा था राहिब का यूं
दुआ को सख्त नागवार गुजरा था राहिब का यूं आकर छीनना। वो मुंह बसोरते हुए कहकर खड़ी हो गई, शुक्रिया। माना दिल ही दिल खून का घूंट पिया था इस गार्ड ने, मगर चेहरे पर मसनूई मुस्कान सजाए शुक्रिया अदा करने लगा। जब हम अपार्टमेंट में होंगे तो तुम अपने कमरे से नहीं निकलोगी, समझ लो ये बात। अब जाओ, नाश्ता और खाना मैं खुद तुम तक पहुंचा दूंगा, वो आहिस्तगी से उसके पास खड़े होकर कहने लगा, जिस पर वो मुंह फुलाकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अगला सीन। हेलो मिसबा। आखिरकार मिसबा का सेल ऑन हुआ। जी आप कौन? वो एक हाथ से सेल कान पर लगाए, दूसरे हाथ से दाल से भरी थाल हाथ में पकड़ी बैठी थी। मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। इन्फॉर्मेशन किस हवाले से? वो अपनी बड़ी बहन के घर कुछ दिन रुकने आई हुई थी। दाल की थाल टेबल पर रखते हुए तजस्सुस से बोली, राहिब नामी बच्चे के हवाले से। राहिब नाम सुनते ही वो सीधी होकर बैठ गई थी। राहिब, क्या जानना है आपको इस बच्चे के बारे में? मिसबा की आवाज़ में आने वाली संजीदगी राहिब ने फौरन महसूस कर ली थी। वो खिड़की से टेक लगाए खड़ा था। आप जानती हैं राहिब को? राहिब ने बड़े इश्तियाक से सवाल किया। हाँ। मिसबा की एक हाँ राहिब की न जाने कितनी उम्मीदें जगा गई थी। वो सीधा होकर, क्या जानती हैं आप इस बच्चे के बारे में? पहले आप मुझे बताएं, कौन है आप और क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको राहिब के मुतालिक? मिसबा तजस्सुस से इस्तफसार करने लगी। ये मैं आपको सेल पर नहीं बता सकता। क्या हम मिल सकते हैं? वो मिल का लफ्ज़ काफ़ी खींचते हुए बोली, जैसे सोच में पड़ गई हो। प्लीज़, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लहजे से लचक झलक रही थी। पर मैं अपनी बहन के घर आई हुई हूँ, मैं आपको उनके घर नहीं बुला सकती। वो माजरत करने लगी। तो हम कहीं बाहर मिल लेते हैं, राहिब तेजी से बोला। सॉरी, हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं है, मैं बाहर नहीं मिल सकती आपसे। मिसबा का जवाब सुन वो सोच में पड़ गया था। चले तो फिर आप यतीम खाने आ जाए, मैं आपसे वहीं मिल लूँगा। उसने एक और राह निकाली थी मिलने की। बताया तो है मैंने, मैं अपनी बहन के घर आई हुई हूँ। प्लीज़ समझा करें, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आपसे मिलना। राहिब गंभीर लहजे में मिन्नत करने लगा। अच्छा, तो फिर मेरी बहन के घर ही आ जाओ, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर देती हूँ। रात को फंक्शन है वलीमे का, तुम अच्छे से ड्रेस अप होकर आ जाना। यहाँ आकर कॉल कर देना, मैं तुमसे आकर मिल लूँगी। ओके? मिसबा ने उसके बहुत इसरार करने पर मिलने की तरकीब बना ली थी। ओके, उसने कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अच्छा सा ड्रेस अप होना होगा। वो तेजी से अलमारी की जानिब लपका। वाइट टी शर्ट पर ब्लैक पैंट कोट पहने, बालों को जेल से अच्छी तरह बनाकर, खुद पर खूब परफ्यूम लगाकर जब वो कमरे से निकला तो उसके परफ्यूम की महक ने दुआ को अपने हिसार में जकड़ लिया। वो इस महक को सूंघ तेजी से कमरे से बाहर आई। कहीं जा रहे हो? उसके खूबसूरत वजूद को तकते हुए सवालिया अंदाज में गोया हुई। उसने इस में सर को हल्की सी जंबिश दी। रुको, मैं भी साथ चलूंगी। राहिब को बाहर की जानिब तेजी से जाता देख वो सैंडल हाथ में उठाकर तेजी से पीछे दौड़ी। कहाँ चला गया? जितनी देर में वो बाहर निकली राहिब गायब हो चुका था। शिट, वो गुस्से से सैंडल रोड पर फेंकते हुए बोली। राहिब एड्रेस पर पहुंचकर मिसबा को कॉल मिलाने लगा। पूरा बंगला शानदार लाइटिंग से सजा हुआ था। मिसबा के कॉल रिसीव ना करने के सबब वो मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ। वसी गार्डन में वलीमे की तैयारी में भाग दौड़ करते हुए लोग नजर आ रहे थे। वो किसी से मिसबा के मुतालिक पूछ भी नहीं सकता था, इसलिए खामोशी से सर पर कैप और चेहरे पर काले रंग का मास्क लगाकर घर में दाखिल हो गया। घर के लाउंज में पहुंचकर उसने एक बार फिर मिसबा को कॉल की, मगर कोई जवाब मौसूल न होने की सूरत में वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। अम्मी, मुझे एडमिशन लेने दें प्लीज़। एक कमरे के सामने से गुजरते हुए उसने एक नस्वानी आवाज़ सुनी। वो आवाज़ नहायत खूबसूरत थी। उसके कदम खुद ब खुद रुके थे। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। इस लड़की की पूछ थी राहिब की जानिब। पीच रंग की फ्रॉक और उस पर बेल बॉटम ट्राउजर, शाने पर दुपट्टे का एक सिरा था और दूसरा जमीन को चूमता दिखाई दे रहा था। उसका लिबास नहायत महंगा मालूम हो रहा था। कमर को घनी आबशार ढके हुए थी। मना कर दिया एक बार, समझ नहीं आती तुम्हें? राहिला बेगम सख्ती से जवाब दो। पर क्यों? मैं पढ़ना चाहती हूँ। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को? कंप्यूटर साइंस में 95% लाना कोई मजाक नहीं है। मेरी सारी दोस्तें इतने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर से पढ़कर भी नहीं ला सकी ये रिजल्ट जो मैं आपकी बेटी घर बैठे लाई है। मेरे सर कहते हैं मैं बहुत ज़हीन हूँ, प्लीज़ मुझे पढ़ने दें। इस लड़की की आवाज़ मिन्नती थी, ऐसा लग रहा था जैसे रो रही हो। इंशाल बेजा जिद मत करो। क्या तुम्हें मालूम नहीं हमारी कसाई बिरादरी में लड़कियों को नहीं पढ़ाते? ये तो तुम्हारी जिद पर तुम्हारे अब्बू ने मैट्रिक करवा दिया, वरना तुम्हारे अलावा कोई ख़ानदान की लड़की 5वीं क्लास से आगे भी नहीं पढ़ी है। खानदान की कोई लड़की वैसे भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखती थी, पर मैं रखती हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। इस लड़की की आवाज़ में दर्द था। वो लड़की अपने ख्वाबों में रंग भरने के लिए खानदान की दकियान उसी रीस से लड़ रही थी। पागलों वाली बातें मत करो, अब बच्ची नहीं रही हो तुम। कह दिया ना हमारे खानदान में लड़कियां नहीं पढ़ती। राहिला बेगम ने हैत आग बगोला होकर बोली, जिस पर वो रोने लगी। तालीम पर सबका हक है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। मैं तालीम हासिल करना चाहती हूँ, कोई गुनाह थोड़ी कर रही हूँ जो आप लोग मुझे रोक रहे हैं। वो रोते हुए बोली। इंशाल चुप हो जाओ, सारा मेकअप खराब कर रही हो रो रो कर। इतने महंगे पाउडर से मेकअप करवाया है तुम्हारा, अब रोकर खराब मत करो। ये फालतू से छोड़ो और जाकर मिसबा को बुला कर लाओ।
मिसबा का नाम सुन राहिब के कान खड़े हुए। राहिला बेगम इंशाल के आगे टिश्यू पेपर बढ़ाते हुए बोली, मुझे नहीं पता, मुझे आगे पढ़ना है। आप लोग नाइंसाफी कर रहे हैं मेरे साथ, मैं आप लोगों की नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। इंशाल रोते हुए कह रही थी, मैट्रिक करने पर गज भर की जबान निकल आई है, आगे पढ़ लिया तो सर पर चढ़कर नाचोगी हमारे। वो गुस्से से घूर कर बोली, अम्मी तालीम शऊर देती है, बिगाड़ती नहीं है। वो डट कर बोली, अल्लाह मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। इंशाल बस करो, ला हासिल जिद है तुम्हारी। कसाई खानदान की लड़कियां नहीं पढ़ती, मतलब नहीं पढ़ती। वो अपना सर पकड़े खासा जताते हुए बोली, मगर मुझे पढ़ना ही ख्वाब है मेरा, मेरी जिंदगी का मकसद है कुछ बनना। जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं उन्हें दिखाना कि बस रंगी सब कुछ नहीं होता। वो बिलक कर गोया हुई, उसकी आंखों में अपने ख्वाबों को पूरा करने का जुनून उभर आया था। इंशाल्लाह हमारे खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, एक तुम्हारे अब्बू ही इंटर पास है, उन्हें ही शौक था अपनी बेटी को पढ़ाने का, तो उन्होंने तुम्हारा दादा दादी से लड़कर तुम्हें मैट्रिक तक तालीम दिलवा दी, मगर इससे आगे की तालीम के ख्वाब देखना छोड़ दो। हम पर्दे वाले लोग हैं, हमारी बेटियां कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाती, ये कान खोलकर सुन लो तुम। और फिर सारे खानदान के लड़के 5वीं तक नहीं पढ़ते हैं, कोई खुद से ज्यादा 5वीं तक पढ़े हैं, कोई खुद से ज्यादा पढ़ी लिखी बीवी कबूल नहीं करता हमारे यहाँ, और बिरादरी से बाहर शादी नहीं होती। देख नहीं रही अपनी मिसबा खाला का हाल, कहाँ से लाऊंगी तुम्हारे लिए पढ़ा लिखा लड़का, इसलिए ये बेजा जिद छोड़ो और जाकर मिसबा को बुला कर लाओ। वो इस बार जिलाते हुए चीख कर बोली। उनके चीखने पर वो सहम गई थी, रोते हुए पलटी बाहर जाने की नीयत से। बस उसका रोते हुए पलटना था कि राहिब के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। सांवली रंगत, मोटे मोटे आंखों में आंसू भरे, वो अपने रोने में मगर उसी के बराबर से गुजर कर जाने लगी। लोग बहुत बुरे होते हैं, वो इंशाल का लिखा हुआ आखिरी जुमला जो उसने शीशे पर लिखा था हल्के से दोहराते हुए बोला। अजीब सी कशिश थी इस सांवली सी लड़की में। वो पीछे पीछे चल पड़ा, क्योंकि इंशाल उसे मिसबा तक आराम से पहुंचा सकती थी। मिसबा आनी, वो रोते हुए सीढ़ियों से उतरी, किचन के पास से होते हुए एक कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ आनी की जान को, रो क्यों रही हो, वो परेशान होकर बोली। राहिब भी पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ। कौन हो तुम, और कमरे में ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हो। मिसबा इस मांस वाले लड़के को देख भड़क कर बोली, सॉरी, पर मैं वही हूँ जिसने आज सुबह आपको कॉल की थी। राहिब ने आहिस्तगी से जवाब दिया। उसकी आवाज़ नहायत नरम गरम और खूबसूरत थी। इंशाल उसका जवाब सुन पीछे की जानिब मुड़ी। राहिब की सिर्फ नशीली आंखें देख पा रही थी। इंशाल, ओ आप, इंशाल गेट बंद करो जल्दी। मिसबा ने उसकी बात सुनते ही इंशाल से गेट बंद करने का कहा ताकि कोई आ न जाए। इशाल उसके हुक्म पर फौरन ही गेट की जानिब लपकी। हाँ तो बताएं कौन है आप और क्यों जानना चाहते हैं राहिब के बारे में। मिसबा का दिल कह रहा था कि उसके सामने खड़ा लड़का और कहीं कोई नहीं, उसकी गोद में खेला हुआ बच्चा राहिब है। कुछ रिश्ते नाम नहीं रखते, फकत दिल से ताल्लुक होता है उनका, जैसे मिसबा का राहिब से था दिल का रिश्ता। क्योंकि मैं राहिब हूँ और मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, मेरे वालिदैन कहाँ हैं, क्या करते हैं, मैं यतीम खाने कैसे पहुँचा, क्या मेरा कोई नहीं है दुनिया में। और इस जैसे हज़ारों सवालात हैं जहन में जिनकी तलाश मुझे आप तक ले आई है। इंशाल गेट के पास ही खड़ी हो गई थी। राहिब की पीठ थी उसकी जानिब। राहिब ने मास्क हटाकर मिसबा को देख जज्बाती होकर सवालात किए। मिसबा अंधेरे में चिराग की मानिंद थी राहिब के लिए। पता नहीं क्यों जब तुमने सुबह कॉल की तभी मेरे दिल ने कहा ये मेरा राहिब है, मेरा डरपोक बच्चा जो एक कार की लाइट से भी डर जाता था। अल्लाह, इतने बड़े हो गए तुम, पर दुख इस बात का है तुम अपनी मिसबा आनी को नहीं पहचाने। मिसबा की आंखें भर आई थी। इतने सालों बाद राहिब को देख उसकी बातें राहिब को उलझन में डाल गई थी। क्या आपसे कोई ताल्लुक है मेरा, वो तजस्सुस से इस्तफसार करने लगा। खूनी नहीं मगर दिल का जरूर है, वो मोहब्बत से चूड़ लहजे में बोली। इंशाल जल्दी से आप ही को बुला कर लाओ, उन्हें बताओ उनका बेटा राहिब आया है। मिसबा के कहते ही इंशाल्लाह इस बात में सर हिलाकर राहिला बेगम को बुलाने चली गई। खड़े क्यों हो, बैठो ना, तुम्हारे सवालों के जवाब राहिला आप ही दे सकती हैं क्योंकि उन्हीं को मिले थे तुम। मिसबा के कहने पर वो सामने रखे सोफे पर टिक गया। उसका एक पाँव मारे बेताबी के मुसलसल हिल रहा था। राहिब मेरा बेटा। राहिला बेगम तो रोते हुए ही कमरे में दाखिल हुई थी। बहुत मोहब्बत थी उन्हें राहिब से, बिल्कुल एक माँ जैसी। आहत के इंतकाल के बाद तो उन्हें राहिब और ज़्यादा शिद्दत से याद आता था, क्योंकि राहिला बेगम ने हमेशा यही माना था कि उनके 2 बेटे हैं। इंशाल गेट बंद करके अंदर आकर मिसबा के साथ खड़ी हुई। राहिब का क़यामत खेज़ हुस्न इंशाल की आंखों को खुद से निगाह हटाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। राहिला बेगम को देख वो भी खड़ा हो गया था। उन्होंने आते ही उसके हसीन हाथ थाम ली और फूट फूट कर रोने लगी। उनके आंसू राहिब के हाथों पर गिर रहे थे। इस शहजादे को तो खबर ही नहीं थी कि कितनी जानें तड़पती हैं उसके लिए। तुम्हें याद हूँ मैं, वो रोते हुए पूछने लगी। राहिब ने नफ़ी में गर्दन को जंबिश दी। हाँ, पहचानोगे भी कैसे, बहुत छोटे थे तुम जब तुम्हें अब्रिश मलिक ने अडॉप्ट किया। मैं तो तुम्हें अक्सर न्यूज़पेपर, मैगजीन और टीवी में देखती रहती थी। वो रोते रोते बोली, अरे भाई बाहर चलो, मेहमान आने वाले हैं। इंशाल के वालिद कमरे में बुलाने की नीयत से आए थे, मगर बोलते बोलते अल्फाज मुंह में ही फंस गए। जब उनकी नज़र राहिब
ابرش ملک پر پڑی۔ راہب ابرش ملک، وہ حیرت سے بولے۔ جی راہب یہاں پر جاننے آیا ہے اپنے بارے میں۔ مصباح نے راحیلہ بیگم کی جانب دیکھ اس کے آنے کی وجہ بیان کی۔ ارے بیٹا کیوں جاننا چاہتے ہو؟ اپنا ماضی بھول جاؤ، اسی میں بہتری ہے۔ ابراہیم صاحب واقف تھے، اس کا ماضی نہ جاننا ہی بہتر ہے۔ نہیں انکل میں جاننا چاہتا ہوں، پلیز بتائیں، وہ تیزی سے منتی انداز میں بولا۔ بیٹا تم جان کر کیا کرو گے؟ اپنے روشن مستقبل کی جانب قدم بڑھاؤ، ماضی کی تلخی کیوں حال میں شامل کر رہے ہو؟ وہ سمجھانے والے انداز میں گویا ہوئے۔ ہاں راہب ماضی میں کچھ نہیں رکھا، تمہارے راحیلہ بیگم نے بھی ابراہیم صاحب کی بات سے اتفاق کیا۔ آپ لوگ پلیز مجھے بتا دیں، میں جاننا چاہتا ہوں، بغیر جانے میں سکون نہیں پاؤں گا۔ تو جان کر کون سا سکون پالو گے؟ مصباح نے افسردگی سے کہا۔ راہب کے بہت اصرار پر ابراہیم صاحب مجبور ہو گئے بتانے پر۔ بیٹا تم ہمیں ایک سنسان سڑک کے کنارے کچرے کے ڈھیر کے پاس پڑے ملے تھے۔ ان کا انکشاف راہب کے حسان خطا کر گیا تھا۔ کچرے کے ڈھیر کے پاس وہ بے یقینی سے دوبارہ دہرانے لگا، مانو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ گئی ہو۔ وہ 2-3 ثانیوں کے لیے تو سکتے میں آ گیا، بغیر کچھ کہے وہ خاموشی سے چل دیا۔ بیٹا راحیلہ بیگم نے اسے روکنے کی نیت سے آواز دی۔ وہ مفلوج ذہن کے ساتھ چلے جا رہا تھا۔ راحیلہ بیگم گارڈن تک آئیں اس کے پیچھے، مگر وہاں 2 خواتین نے انہیں کچھ پوچھنے کے لیے روک لیا۔ سنو سنو، تم سے بات کر رہی ہوں۔ انشاء راہب کے چکر میں گھر کے مین گیٹ تک آ گئی تھی جہاں گاڑیاں کھڑی تھی۔ راہب وہ رک نہیں رہا تھا تو مجبوراً اسے روکنے کی خاطر ہاتھ تھام لیا۔ وہ رک کر بھری بھری آنکھوں سے انشال کی جانب دیکھنے لگا۔ ہمت مت ہارو، کسی کا تمہیں کمتر سمجھنا تمہاری اہمیت کو کم نہیں کر دیتا۔ اپنی زندگی میں اتنی ترقی کرو کہ جنہوں نے تمہیں پھینکا تھا وہ تمہارا اونچا مقام دیکھ کر اپنے فیصلے پر افسردہ ہوں۔ وہ 16 سالہ سانولی سی پرکشش لڑکی اس کا ہاتھ تھامے حوصلہ دینے لگی۔ ہمت رکھنا۔ اس نے ہمت بندھاتے ہوئے آہستہ سے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے ہاتھوں کا نرم گرم لمس راہب کے ہاتھوں میں رہ گیا تھا۔ وہ خود کو انشال کے سامنے بکھرنے سے روک رہا تھا۔ مفلوج ذہن کے ساتھ وہ آگے چل دیا۔ انشال اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ وہ گھر پہنچا تو دعا بھری بیٹھی تھی۔ حد ہے آپ سے، آپ اپنا سیل کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے تاکہ میں لوکیشن تک ٹریس نہ کر سکوں، اور آپ اتنی رات کو گئے کہاں تھے اکیلے؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا جواب دیتی ابرش میم کو؟ وہ شدید غصے میں ہونے کے باوجود لہجے کو آہستہ رکھ کر بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کافی فکر مند دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ اس کا بغیر نظریں اٹھائے اپنے کمرے کی جانب مرے مرے قدم سے چلنا دعا کو احساس دلا گیا تھا کہ ضرور راہب کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ کم از کم جواب تو دے، کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ تیزی سے آگے آ کر راستہ روکتے ہوئے پریشان ہو کر استفسار کرنے لگی۔ اس نے بغیر چہرہ اٹھائے لیفٹ سائڈ پر ایک قدم بڑھا کے وہاں سے جانا چاہا، مگر دعا نے بھی لیفٹ سائڈ پر قدم رکھ کر راستہ بلاک کر دیا۔ دعا کی نگاہیں اسی پر ٹکی تھی۔ یہ جانتا تھا وہ، اس لیے چہرہ جھکائے ہی اب رائٹ سائڈ پر اپنا قدم رکھا۔ دعا نے پھرتی سے اس کے قدم رکھتے ہی اپنا قدم رکھ کر روک لیا۔ وہ مجبور ہوا تھا نگاہ اٹھانے پر۔ اس کا نظریں اٹھا کر کرب بھری سرخ لال آنکھوں سے اس کا وجود کو دیکھنا تھا کہ دعا خاموشی سے راستے چھوڑ کر ایک سائڈ پر ہٹ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ گیا تھا۔ دل میں طوفان مچا تھا مگر لب خاموش تھے۔ آنکھیں سرخ انگارے کی مانند لال ہو رہی تھیں۔ آنکھوں سے ابھی تک ایک آنسو نہیں نکلا تھا اس کا۔ اتنا خود پر قابو کر رکھا تھا اس نے۔ آج پھر رات کے 2 بجتے ہی کال آئی۔ آج وہ جاگ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے کال ریسیو نہ کی۔ سیل رنگ ہوتا رہا تقریباً 1 گھنٹے تک۔ نہ جانے دل میں کیا سمائی۔ سیل اٹھا کر کال بیک کی اسی ان نون نمبر پر۔ کال فوراً ہی ریسیو ہوئی۔ میں کچرے میں ملا تھا، میں کسی کی انچاہی اولاد ہوں، کوئی نہیں ہے میرا اس دنیا میں، میں ایک لاوارث ہوں، ایک لاوارث۔ بس اتنا کہہ کر زندگی میں پہلی بار وہ شہزادہ بلک کر رویا۔ اس کے رونے کی آواز سن مقابل کا دل ہلا تھا۔ اسے باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نسوانی آواز اس کے ساتھ مسلسل رو رہی ہے۔ اس نے روتے روتے ہی کال کاٹ دی۔ اگلا سین، پورا دن وہ کمرے میں بند رہا۔ اسی دوران اسے آکاشا کی سیکرٹری کی کال بھی آئی۔ اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ ابھی کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ رات کے 9 بجے کے قریب گھر کی بیل رنگ ہوئی۔ راہب سلم میم آئی ہیں، اس کے گارڈ نے اطلاع دی۔ اس نے اسبات میں سر ہلا کر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ لاؤنج میں آیا تو سلا کو ایک پینٹنگ کے پاس کھڑے اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پایا۔ کمرے میں جاؤ اپنے، اور جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا۔ اس نے اپنے گارڈ کو سخت تاکید کی، جس پر وہ اسبات میں سر ہلا کر تیزی سے چلا گیا۔ 12,000 اسکوائر فٹ کے اپارٹمنٹ میں جو نہایت خوبصورت تھا، وہ گھومتی پھر رہی تھی۔ راہب بغیر کچھ کہے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ویسے تم ٹھیک پیسے اڑا رہے ہو میری ماں کے، وہ تنزیہ راہب کو دیکھ بولی۔ راہب ہر بار کی طرح نو نوٹس کا بورڈ لگائے کھڑا تھا۔ میں یہاں اپنی دوست سے ملنے آئی تھی تو موم نے کچھ سامان بھیج دیا تمہارے لیے، بس اس سامان کے چکر میں تمہاری شکل دیکھنی پڑ رہی ہے۔ وہ منہ بسور کر بیزاری سے بولی، ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں۔ وہ کہہ کر ابھی ایک قدم بھی نہ چلی تھی کہ راہب نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ حملہ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ وہ سمجھ بھی نہ سکی، اور اگلے لمحے وہ راہب کے سینے سے آ لگی۔ اس نے باہوں کے حصار میں جکڑ کر اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ کرب کی شدت سے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ سلا کی اس اچانک حملے نے مانو سانسیں ہی روک دی تھی۔ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔
وہ تو پتھر کی بنی کھڑی تھی۔ 2-3 لمحے بعد ہی اس نے راہب کے آنسوؤں کو اپنی پشت پر بہتا محسوس کیا۔ پوری دنیا میں صرف صلہ ہی تو تھی اس کی اپنی تھی۔ وہ شدید رنج میں تھا اور اپنا رنج اس نے صرف صلہ سے شیئر کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ خود ہی آنکھیں صاف کر کے دور ہٹ کر کچن کی جانب جانے لگا، کھانا کھاؤ گی؟ اس کے سوال پر صلہ چونکی تھی۔ وہ تو ایسا برتاؤ کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نہیں تم کھاؤ، وہ تیزی سے کہہ کر لاؤنج کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ کافی امبیرس فیل کر رہی تھی، دل کی دھڑکنیں ابھی بھی بے قابو تھیں۔ گیٹ اوپن نہیں ہو رہا۔ وہ واپس کچن کی جانب چلتی ہوئی آئی اور پریشان ہو کر بولی، ہوگا بھی نہیں۔ راہب کے جواب پر وہ الجھی تھی۔ کیا مطلب؟ گیٹ کھولو راہب، مجھے اپنی فرینڈس کے گھر جانا ہے، مجھے صرف نوڈلز بنانے آتے ہیں، اس لیے اسی سے کام چلانا پڑے گا۔ دال کا جواب چنا دیا تھا اس نے، جس کا مطلب صاف تھا، وہ اسے روکنا چاہتا تھا۔ مجھے تمہارا کھانا نہیں کھانا، گیٹ کھولو، مجھے جانا ہے، وہ اس بار ذرا سخت لہجے میں بولی۔ راہب تم سن کیوں نہیں رہے میری بات؟ مجھے جانا ہے، گیٹ آن کرو۔ راہب اپنے کام میں مگن ہو گیا تھا، یا یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ آپ جان کر اس کی باتوں کو اگنور کر رہا تھا۔ راہب، وہ اس بار غصے سے چیخی تھی، اس کی آواز پر دعا باہر آئی تھی۔ واؤ، تم تو عیاشیاں کر رہے ہو یہاں؟ دعا کو دیکھتے ہی صلہ بھڑک اٹھی تھی۔ سوری، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، دعا فوراً احتجاجاً بولی۔ میں اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں یہاں کیا چل رہا ہے، اتنی بھی بچی نہیں ہوں میں۔ صلہ کا خون کھول گیا تھا، وہ بھپر کر بولی۔ اس کا جواب سن دعا کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ کوئی بھی پاکیزہ لڑکی اپنے کردار پر کیچڑ اچھلتی برداشت نہیں کر سکتی، تو وہ کیسے کر لیتی؟ آپ کی ذہنیت نہایت ہی گندی ہے۔ اچھا تو کیا کر رہی ہو ایک لڑکے کے ساتھ اپارٹمنٹ میں اکیلی؟ صلہ کے سوال پر دعا جواب دے اس سے قبل راہب کچن کے ٹاول سے ہاتھ صاف کر کے بیزاری چہرے پر سجائے صلہ کو دیکھ کر بولا، صلہ وہ میری گارڈ ہے، موم نے بھیجا ہے، اس سے فالتو بکواس بند کرو۔ یہ گارڈ ہے تمہاری؟ وہ حیرت کے گوتے کھا رہی تھی۔ یس میم، میں راہب سر کی باڈی گارڈ ہوں، دعا نے خاصا جتاتے ہوئے کہا، جس پر صلہ مارے شوق کے بے ساختہ بولی، اتنی خوبصورت باڈی گارڈ؟ اس کی بات سن راہب نے نفی میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ میری خوبصورتی سے میری ڈیوٹی کا کیا تعلق؟ دعا احتجاجاً گویا ہوئی۔ صلہ شرمسار سی ہو گئی تھی۔ راہب نے دعا کو آنکھوں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ صلہ کو گھورتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ پوری دنیا میں موم کو تمہارے لیے یہی باڈی گارڈ ملی تھی؟ راہب کھانا ڈائننگ ٹیبل پر سجا رہا تھا جب صلہ اسے کھا جانے والی نگاہ سے تکتے ہوئے بولی، غلطی کی اسے روک کر؟ وہ دل ہی دل گویا ہوا، مین گیٹ اوپن ہو گیا ہے، راہب چیئر پر بیٹھ کر بے نیازی سے کہنے لگا۔ اس کا جواب سن صلہ جل کر خاک ہوئی تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، اب تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، وہ چیئر پر بیٹھتے ہوئے اکڑ کر بولی۔ اگلا سین، اس کے کمرے کا گیٹ بار بار نوک ہو رہا تھا۔ بہت خوفناک خواب آیا تھا مجھے، اب ڈر لگ رہا ہے، وہ روتو سا چہرہ بنائے بولی۔ اس کے ہاتھ میں پلو دیکھ وہ سمجھ گیا تھا وہ روم شیئر کرنا چاہتی ہے۔ رستہ چھوڑ کر اسے کمرے میں آنے دیا، وہ بھی سب سے پہلے بیڈ پر حملہ آور ہوئی۔ راہب گیٹ بند کر کے آیا تو اسے اپنے بیڈ پر لیٹا دیکھ اب کیا کرے یہ سوچتے ہوئے سر کھجانے لگا۔ وہ جانتا تھا بولنا الفاظوں کا ضیاع ہے، وہ بیڈ سے صبح سے پہلے ہٹنے والی نہیں اب۔ وہ سامنے رکھے صوفے پر لیٹ کر اس سفید ہور نما لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے بستر پر مزے سے سو رہی تھی، جبکہ راہب کی نیند اس حسین دلربا کی موجودگی نے پوری طرح اڑا دی تھی۔ ایک ہی کمرے میں سو رہے ہیں دونوں، اف کتنی بے شرم لڑکی ہے۔ راہب سر تو مجھے اور امیر لڑکوں کی طرح بگڑے ہوئے نہیں لگتے تھے، مگر شاید میں غلط تھی۔ خیر مجھے کیا؟ دعا رات کے وقت پانی لینے آئی تو اس نے صلہ کو راہب کے کمرے کا گیٹ نوک کرتے اور پھر اندر جاتے دیکھا تھا، جس پر وہ اپنے کمرے میں آ کر دل ہی دل میں کڑ رہی تھی۔ دعا صلہ کو راہب کی گرل فرینڈ گمان کر رہی تھی۔ اگلا سین، ندیم آکاشا اور ہانیہ دونوں سے ہی کانٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کر رہا تھا، مگر دونوں ہی اسے اگنور کر رہے تھے۔ ندیم پریشان ہو کر آخرکار رضا بیگم کے گھر جا پہنچا۔ وہ اسے یوں اچانک دیکھ چونکی تھی۔ وہ شکر گزار تھی کہ ہانیہ کے والد گھر پر نہیں ہیں۔ کیوں آئے ہو؟ رضا بیگم آئی بروز کاٹ کر استفسار کرنے لگی، ان کے لہجے سے کدورت جھلکتی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر ماحول پر خاموشی چھائی رہی۔ معافی مانگنے کا عمل بہت مشکل تھا اس کے لیے، مگر اسے آج بھی اس راہگیر کی کئی باتیں یاد تھیں جو اسے ہمت دے رہی تھی معافی مانگنے کی۔ پرانی یاد، غلطی مان لینا اتنا آسان بھی تو نہیں ہوتا نا۔ ایسا لگتا ہے ہم جھک رہے ہیں اور سامنے والا ہنسے گا، ہم پر مذاق اڑائے گا ہمارا۔ ندیم گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، ایسا بالکل نہیں ہے، معافی مانگنے سے تم چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے، بس تمہارے معافی مانگ لینے سے سامنے والے کی دل کا غبار ختم ہو جائے گا۔ اپنی غلطی مان کر معافی مانگ لینا تو بہت ہی اچھا عمل ہے، بلکہ یہ تو میرے رب کا پسندیدہ عمل ہے۔ اور تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ وہ مذاق اڑائے گا؟ اللہ سے ڈرنے والے لوگ اس کی مخلوق کی دل آزاری نہیں کرتے، اور مذاق اڑانا دل آزاری والا عمل ہے۔ یاد رکھو دوست، خدا نے حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت رکھا ہے۔ ایک وقت وہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، مگر اپنے بندوں کے حقوق وہ تبھی معاف کرے گا جب اس کا وہ بندہ معاف کرے گا جس کے حق تلفی ہوئی ہے۔ اس انجان لڑکی کی باتیں ندیم دل کے کانوں سے سن رہا تھا۔ میں معافی مانگنے آیا ہوں، اس نے نہایت دھیرے سے کہا۔ معافی؟ تم نے جو میری بیٹی اور اس کے بچے کے ساتھ کیا وہ گناہ تھا، اور میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں، وہ قطعی انداز میں بولی۔ میں جانتا ہوں معافی میرے گناہ کا کفارہ نہیں بن سکتی، مگر میں اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا ہوں؟ یقین مانے میں بہت بہت شرمندہ ہوں، اپنے بچے کو اپنانا چاہتا ہوں، اسے اپنا نام دینا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔
پلیز مجھے بتا دیں میرا بیٹا آپ کہاں چھوڑ کر آئی تھی، پلیز۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر نگاہیں نیچے کیے روحان سا لہجے میں التجا کرنے لگا۔ اگر ترازو میں تولا جا سکتا تو ندیم کی شرمندگی ہانیہ کے کر بھرے چند آنسوؤں کے برابر بھی نہ تھی جو اس نے اپنے بیٹے کی تڑپ میں بہائے تھے۔ بہت تڑپتا بلکتا دیکھا تھا اس ماں نے اپنی بیٹی کو، اتنی آسانی سے کیسے اس شخص کو معاف کر دیتی؟ مگر پھر دل میں خیال آیا اگر وہ بچہ زندہ ہوا تو اسے ایک اچھی زندگی اور اپنے باپ کا نام مل جائے گا۔ شاید ہانیہ کو بھی سکون مل جائے یہ جان کر کہ اس کا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے اور وہ اپنے بیٹے کی یاد میں تڑپنا چھوڑ دے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی لیکن تمہارے بیٹے کو کہاں چھوڑ کر آئی تھی یہ بتا سکتی ہوں، مگر اس کی ایک شرط ہے، وہ غمگین لہجے میں بولی گویا ہوئی۔ ان کی ہر شرط وہ ماننے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اگر بچہ مل گیا تو ہانیہ سے اسے دور رکھو گے، کبھی کسی کو بچے کی ماں کا پتہ نہ چلے۔ اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ ہانیہ کا ماضی پردے میں رکھو گے تو میں تمہیں بتا دوں گی۔ وہ کافی گمبھیر انداز میں گویا ہوئی۔ بہت مشکل تھا ان کے لیے ندیم پر یقین کرنا، مگر وہ واقعی چاہتی تھی کہ وہ بچہ زندہ اور اسے اپنے باپ کا نام اور اچھی زندگی مل جائے جس کا وہ حقدار تھا۔ آج وہ بھی یہ بات مانتی تھی کہ بچہ حرام حلال نہیں، انسان ہوتا ہے، ایک ذی روح، اشرف المخلوقات میں سے ایک بشر۔ آپ فکر نہ کریں، میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے بیٹے کی ماں کا نام ہمیشہ پردے میں رکھوں گا اور اسے جتنا ممکن ہو سکا ہانیہ اور آکاشا کی خوشحال زندگی سے دور رکھوں گا۔ بس آپ مجھے میرے بیٹے کا پتہ دیں۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے بعد آیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے سچائی تھی جو مجبور کر رہی تھی ردا بیگم کو اس پر یقین کرنے پر۔ جب انہوں نے ندیم کو جگہ بتائی تو وہ روحان سا ہو کر بے ساختہ بولا، میں تو اتنا بھی حق نہیں رکھتا کہ آپ سے کہہ سکوں کچرے میں تو نہ پھینکا ہوتا میرے بچے کو۔ وہ انسان تھا، کوئی گندگی تھوڑی جسے آپ کچرے میں پھینک آئیں۔ ہائے میرے خدا، نہ جانے کیا کیا سہا ہوگا اس نے، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہوگا یا نہیں۔ اس سے تو آپ اسے یتیم خانے چھوڑ آتی۔ ندیم کے ذہن میں قبرستان والا بچہ گھومنے لگا۔ نہ جانے کیا کیا سہا ہوگا اس نے، کہاں چلا گیا؟ نہ جانے کیا کیا سہا ہوگا اس نے، نہ جانے کیا کیا سہا ہوگا اس نے، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہوگا یا نہیں۔ اس سے تو آپ اسے یتیم خانے چھوڑ آتی۔ ندیم کے ذہن میں قبرستان والا بچہ گھومنے لگا تھا۔ او خدا، کہاں چلا گیا؟ جسے سوچ کر ہی اس کی روح فنا ہو رہی تھی۔ کبھی کبھار سوچتا ہوں لعنت ہے مجھ پر اور میری اس دولت پر، جب میرا بچہ میرے وجود کا حصہ کچرے میں پڑا رو رہا تھا اور میں اپنی جوانی اور دولت کے نشے میں بدمست پھر رہا تھا۔ لعنت ہے مجھ پر، لعنت ہے۔ وہ بے ترتیب جملے کرب بھرے لہجے میں ادا کرتے ہوئے چل دیا تھا، اس کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ اگلا سین، او ڈرپوک، میرا ناشتہ کہاں ہے؟ وہ سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھا تھا کہ سلا کر چیختے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ ناشتہ صبح تیار ہوتا ہے، 2 بجے نہیں۔ وہ بغیر نظریں اٹھائے دھیمے سے گویا ہوا، مجھے نہیں پتا، مجھے ناشتہ چاہیے۔ وہ ضدی بچے کی طرح منہ پھلا کر بولی، خود بنا لو، میرا گارڈ تمہارا نوکر نہیں ہے۔ وہ لاپرواہی سے پانی پر نظریں جمائے کہنے لگا۔ سلا اس بات سے بے خبر تھی کہ پانی میں اسی کا عکس دیکھ رہے وہ۔ ٹھیک ہے، میں خود بنا لیتی ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول کچن کی جانب چل دی۔ میم میں بنا دیتی ہوں۔ جس مہارت سے چھری مار کر سلا انڈا توڑ رہی تھی، دعا اور راہب کے لیے اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس لمحے پہلی بار دعا نے راہب کو مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ دشمن جاں مسکراتے ہوئے تو بلا کا حسین معلوم ہو رہا تھا۔ راہب کے سیدھے گال پر پڑتے ہوئے ڈمپل اس کے حسن کو دوبالا کر رہے تھے۔ ہائے، کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ شکر ہے کہ زیادہ مسکراتا نہیں ورنہ دل سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ دعا اسے دیکھ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے دل ہی دل میں اس حسن مجسم پر فدا ہوئی۔ سلا نے مغرور انداز میں دعا کی آفر کو ٹھکرا دیا تھا۔ چھوڑو، بیچارے انڈے پناہ مانگ رہے ہیں، تم سے دعا بنا دے گی۔ راہب نے آ کر زبردستی اس سے چھری لیتے ہوئے کہا، مجھے نہیں چاہیے تمہاری دعا کی مدد، میں خود بنا لوں گی۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال اترا کر بولی، ہٹو۔ وہ جانتا تھا خود اسے بنانا آتا نہیں، دعا کی مدد وہ کسی صورت لے گی نہیں، اس لیے ہاتھوں کی آستینیں فولڈ کر کے خود اس کا ناشتہ بنانے لگا۔ سلا نے نوٹ کیا راہب اس کی مغرور ناک کو خود بھی جھکنے نہیں دیتا تھا۔ وہ آرام سے راہب کے برابر میں کھڑے ہو کر سیب کھاتے ہوئے ناشتہ تیار کرتے دیکھنے لگی۔ ویسے ڈرپوک، آپس کی باتیں دعا اچھی لگتی ہے کیا؟ وہ کان کے پاس آ کر رازداری سے پوچھنے لگی۔ بتا دو مجھے، میں نے موم سے کچھ نہیں کہنا، بے فکر رہو، بتا دو۔ آخر بچپن کی ساتھی ہوں تمہاری۔ سلا نے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر دوستانہ انداز میں پوچھنے کی کوشش کی۔ ناشتہ کرو اپنا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک کر سخت لہجے میں گویا ہوا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ رکھ کر راہب اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں اس کا سیل مسلسل رنگ ہو رہا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی تو آکاشا کی سیکرٹری نے پھر اس سے ایک بار ملنے کے لیے کہا، جس پر اس نے صاف الفاظ میں کہا،
जिस पर उसने साफ अल्फाज में कहा कि वो किसी से मिलना नहीं चाहता। कह कर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अरे मना क्यों कर रहे हो, बेचारे कब से तुमसे मिलना चाह रहे हैं। तुम तो कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रहे हो। इतनी बड़ी फैशन डिजाइनर तुमसे मिलने ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आई है और तुम हो के तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। सिला ने उसकी बात सुन मुंह बसोड़ते हुए कहा, कौन फैशन डिजाइनर? राही बुलझकर, मिसिस आकाशा, मशहूर फैशन डिजाइनर। हैरत है तुम उन्हें नहीं जानते, वो तो खास तुमसे मिलने आई थी। मुझे तोहफा भी देकर गई है, सिला खासा जताते हुए बोली। सिला की बात सुन वो सोच में पड़ गया था। मिसिस आकाशा उससे मिलने क्यों आई थी? वो तो बचपन में मिला था उनसे आखिरी बार। हानिया, उसने कुछ सोचते हुए नाम लिया। हेलो, ठीक है, उनसे कहें मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। कॉल बैक करके मिलने के लिए रजामंदी दे दी। वेलकम टू अवर चैनल नॉविस बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिस्नर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आइए जनाब, हुस्न कमल का नॉवेल दिल का रिश्ता की किस्त नंबर 18 को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रात की तारीकी में नदीम रिदा बेगम की बताई हुई जगह पर पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगा। इस सुनसान सड़क पर सिवाय कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों के अलावा कानों की समाज से कोई और आवाज़ नहीं टकरा रही थी। वो मफलूज जहन के साथ सर पकड़े खड़ा था। 16 साल गुजरने के बाद आया था वो अपना बच्चा ढूंढने। नाउमीदी ने उसके दिल को घेर लिया। वो मर चुका होगा। नदीम कर्ब भरे लहजे में कहता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा। रास्ते से गुजरते हुए उसकी नज़र पुलिस स्टेशन पर पड़ी। दिल की उम्मीद ने मानो एक बार फिर अंगड़ाई ली। गाड़ी रोको। वो तेजी से हाकिमाना अंदाज में गोया हुआ। ड्राइवर के गाड़ी रोकते ही वो तेजी से पुलिस स्टेशन की जानिब बढ़ गया। ये इत्तेफाक था या उसका नसीब, खुदा बेहतर जाने। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो इस इलाके का पुलिस कमिश्नर भी आया हुआ था। मुझे एक बच्चे के मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। 16 साल पहले यहाँ करीब में कोई बच्चा मिला था। नदीम बेसब्री से इस्तफसार करने लगा। इसकी जान मानो सूली पर अटकी थी। 16 साल पहले, बहुत पुरानी बात कर रहे हो मियाँ। पुलिस इंस्पेक्टर लापरवाही से गोया हुआ। जानता हूँ पुरानी बात है, मगर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है जानना। उसके चेहरे से झलकती बेताबी और परेशानी पुलिस कमिश्नर को अपनी जानिब खींच लाई थी। हेलो, क्या ढूंढ रहे हैं आप? उनके पास आकर संजीदगी से सवाल करते ही पुलिस वाला सीधा खड़ा हुआ और सलाम करने लगा। सर, मैं वही मालूम कर रहा था इनसे। वो तेजी से पुलिस कमिश्नर की जानिब मतवजा होकर कहने लगा, मैं अपना बेटा ढूंढ रहा हूँ जो 16 साल पहले गुम हो गया था। मुझे पता चला है उसे यहीं करीब में जो कचरा पड़ा है वहाँ आखिरी बार देखा गया था। प्लीज़ मेरी मदद करें उसे ढूंढने में। नदीम अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखता था सबसे, क्योंकि लोग उसे देखते ही बातें बनाना शुरू कर देते। आपका बेटा कचरे के पास 16 साल पहले। 1 मिनट। पुलिस कमिश्नर सोच में पड़ा। आप इस बच्चे की बात कर रहे हैं जिसके सीधे हाथ पर काला निशान था? उनके सवाल पर नदीम ने तेजी से इस बात में सर हिलाया। जी जी, आपको मिला था मेरा बच्चा? वो बेताबी से गोया हुआ। मिला तो था, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्चे के 2 बाप हों? वो उलझ कर बोला। 2 बाप? नहीं नहीं, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नदीम ने इख्तलाफ जाहिर किया। गलतफहमी का तो सवाल ही नहीं उठता मिस्टर आकाशा। इफ्तिखार के साथ मैं खुद यतीम खाने गया था। पुलिस वाले का इंकशाफ उसके सर पर बम की तरह फूटा था। आकाशा? वो उलझ कर रह गया। तो इसे बच्चा मिल गया था? नदीम तजस्सुस से इस्तफसार करने लगा। नहीं, क्योंकि बच्चे को अब्रिश मलिक जैसी अमीर कबीर खातून ने अडॉप्ट कर लिया था। अब्रिश मलिक और उसके बेटे राहिब अब्रिश मलिक को कौन नहीं जानता था? आए दिन न्यूज़ की जीनत बने रहते। राहिब अब्रिश मलिक? वो हैरत से पूछने लगा। जी, राहिब को अडॉप्ट किया है अब्रिश मलिक ने। पुलिस कमिश्नर ने फिर से तस्दीक की। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा था। अपने बेटे का जिंदा होना ही उसके लिए दुनिया की सबसे अजीम नेमत थी। वो बेनस्ल नहीं रहा था। ये खुशी उसके लिए नाकाबिले बयान थी। आकाशा, हानिया और अतवान राहिब से मिलने उसके अपार्टमेंट आ पहुंचे थे। थोड़ी देर कबल ही सिला कराची थोड़ी देर पहले ही सिला कराची के लिए निकली थी। आए बैठे, मैं सर को बुलाकर लाती हूँ। दुआ उन्हें लाउंज में रखे सोफे पर बिठाकर राहिब को बुलाने चली गई। हानिया के लिए एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो रहा था। पहली बार अपने बेटे से रूबरू मिलने जा रही थी वो मजलूम माँ। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जिसमें ऐसा लग रहा था लरज रहा हो। अजीब सी कैफियत में गिरफ्तार था। दिल गुमान होता शायद आज खुशी से धड़कना ही भूल बैठे। आकाशा बार बार आंखों ही आंखों में जज्बात पर काबू रखने का कह रहा था। डैड, ये कहाँ आए हम? वो अंग्रेजी में इस्तफसार कर रहा था। अतबान उर्दू जबान से बिल्कुल ना आशना था। तुम्हारे बड़े ब्रो के घर। आकाशा ने बड़ी मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम। उसके आते ही हानिया खुशी के मारे मबहूस सी हो गई। बेताब निगाहें जो 16 सालों से तड़प रही थी उसके खूबसूरत वजूद को निगाहों ही निगाहों में बोसे लेने लगी। न जाने कितनी बार सदके वारी गई और बेबस माँ अपने बेटे पर। खुशी के मारे आज जान निकल जाएगी, इस कदर आलम में मुसर्रत से सरशार थी वो माँ। वो आकाशा से हाथ मिलाकर जैसे ही हानिया की जाने मतवजा हुआ
हानिया ने राइब की जानिब मसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया, जिस पर उसने मुस्कुराते हुए मसाफे की नीयत से हाथ थाम लिया। आंखें भरी भरी, बाहें बेताब बेताब। हाय, न जाने किस दिल से सब्र कर रही थी वो। इस बेबस माँ की ममता मचल रही थी उसे सीने से लगाने के लिए, मगर कभी कभार वक्त और हालात बड़ा मजबूर कर देते हैं इंसान को। वो बहुत मजबूर थी, अपने दोनों बेटों को खुशहाल और आबाद देखना चाहती थी, जिसकी कीमत अपनी ममता का कत्ल था। सॉरी, आप लोगों को इतना इंतजार करवाया, मैं कुछ दिनों से काफ़ी डिस्टर्ब था, उसने माजरत तलब की। तो आकाशा मुस्कुराते हुए नफ़ी करने लगा। राहिब ने महसूस किया हानिया हाथ नहीं छोड़ रही, उसकी निगाहें तरसी तरसी मालूम हो रही थी, जो अपनी जानिब तेजी से खींच रही थी राहिब को। हानिया ने बिल्कुल आहिस्ता से मजबूरन हाथ छोड़ा। राहिब सामने सोफे पर बैठ गया। हानिया और राहिब बिल्कुल आमने सामने बैठे थे। ओह, तो आप मेरे भाई हैं? अतमान अंग्रेजी जबान में राहिब को बगौर देखते हुए बोला। ये राहिब अतमान को अनजानी अनजानी निगाह से देखते हुए आईब्रो उचकाकर सवालिया अंदाज में गोया हुआ। ये मेरा बेटा है अतमान, और अतमान ये राहिब है, तुम्हारा बड़ा भाई। आकाशा ने दोनों भाइयों का एक दूसरे से तारुफ करवाया। मगर मेरे बड़े भाई तो आप हैं, फिर अतमान मेरा बड़ा भाई कैसे हुआ? मैं अंकल हूँ अतमान का। राहिब ने आकाशा की बात पर नाइत्तेफाकी जाहिर की और रिश्तों को अपने मुताबिक दुरुस्त किया, जिस पर हानिया खामोश न रह सकी। नहीं, तुम भाई हो अतमान के, उसने कतई अंदाज में कहा। उसका कतई अंदाज में कहना राहिब को शिद्दत से महसूस हुआ। हाँ यार, वैसे भी तुम्हारी अंकल बनने की उम्र नहीं है अभी। आकाशा राहिब की आंखों का उलझापन देख बात बनाने की कोशिश करते मुस्कुराते हुए कहने लगा। वो इस बात में सर हिलाते हुए हानिया को देखने लगा, जिसकी आंखें बरसने के लिए तैयार नजर आ रही थी। वो आज भी एक अजीब सी कशिश महसूस कर रहा था हानिया से। दिल को जैसे करार सा आता उसकी प्यारी सूरत देखकर। हम यहाँ तुम्हें निकाह की मुबारकबाद देने आए थे। थोड़ी देर तक माहौल पर खामोशी छाई रही, फिर आकाशा ने इस खामोशी को तोड़ा। ओ शुक्रिया। राहिब रस्मी तौर पर शुक्रिया अदा करने लगा, जबकि जहनी तौर पर वो अभी उलझा हुआ था कि इन दोनों के इतनी दूर आकर पर्सनली मुबारकबाद देने पर। राहिब इन दोनों से अपने बचपन में मिला था, वो भी फ़कत तकरीब की हद तक। उसकी याददाश्त आम बच्चों के मुकाबले बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे वो दोनों अच्छी तरह याद थे। मगर इन लोगों का इतने साल बाद यूँ पर्सनली सिर्फ मुबारकबाद देने आना उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था कि बात इतनी सादी नहीं जितनी पेश की जा रही है। हानिया की सुर्ख आंसुओं से भरी आंखें उसके जहन पर जोर जोर से दस्तक दे रही थी। वो बार बार अपनी आंखें टिश्यू से ये कहकर साफ कर रही थी कि उसकी आंखों में कुछ चुभ रहा है। इन दोनों को जरा भी इल्म ना था कि राहिब इन दिनों अपनी हकीकत का मतलाशी है। मैम, आप अपनी आंखें वॉश कर लें, बहुत ज्यादा लाल हो गई हैं, दुआ ने हानिया को देख फिक्रमंद अंदाज में कहा। नहीं ठीक है, वो टालते हुए बोली। प्लीज वॉश कर लें, बहुत ज्यादा लाल हो रही हैं आपकी आंखें। राहिब के कहने पर वो दुआ के साथ चली गई। आपने फेंका था ना मुझे कचरे में? वो सेल कमरे से लाने का बहाना बनाकर हानिया के पीछे चला आया था। उसने फेस वॉश करने के बाद दुआ से कहा कि उसे राहिब का कमरा देखना है, जिस पर दुआ उसे राहिब के कमरे में ले आई। हर चीज में उसके बेटे की महक थी, जिसे सूंघ कर वो माँ दिल का करार पाने की कोशिश कर रही थी। उसकी वॉल पर लगी बड़ी सी तस्वीर देख आंखों में आंसू भर आए। इस तस्वीर में राहिब ब्लैक फॉरेस्ट हॉर्स पर बैठा मुस्कुरा रहा था और घोड़े की लगाम अब्रिश ने पकड़ रखी थी। ये उसके बचपन की तस्वीर थी, जिसे देख हंस हंस से आंखें खुद ब खुद अश्कबार हो गईं। राहिब उसके पीछे आकर उसे रोता हुआ देखने लगा। उसे अपने गम में खबर ही ना हुई कि किसी की नजरें उसका तआक्कुब किए हुए हैं। उसके सवाल पर वो बौखलाकर मुड़ी। दुआ के कान खड़े हो गए। कच 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 कचरे नहीं नहीं, वो बेचारी तो खुद नावाकिफ थी कि रिदा बेगम राहिब को कचरे में छोड़ आई थी। ये सुन उसे भी शौक लगा था। नहीं क्या? हाँ, मैं जानता हूँ कचरे में आपने फेंका था मुझे, वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला। वो इस कदर भरम से पूछ रहा था कि हानिया घबरा गई, जबकि राहिब सच जानने के लिए सिर्फ जहनी तौर पर उसे प्रेशराइज कर रहा था। हानिया कभी नहीं चाहती थी कि राहिब उससे नफरत करे। हानिया का घबरा जाना, जबान की लड़खड़ाहट, एसी के चलते हुए माथे पर आता पसीना राहिब को यकीन दिला रहा था कि उसका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। इस लम्हे राहिब की आंखें कदूरत बरसा रही थी। हानिया तड़प उठी थी उसकी आंखों की कदूरत देख। नहीं, मैंने नहीं फेंका। मैं हानिया की जबान साथ नहीं दे रही थी। उसका उसका लगा शिद्दत गम से आज सीना फट जाएगा, क्योंकि जिस बात से वो डरती थी आज वो सामने आ गई थी। उसका बेटा आज आंखों में कदूरत और नफरत भरे सवाल करने खड़ा हो गया था, और उस बेबस माँ के पास कोई जवाब ना था। उसे अच्छी तरह याद थी आकाशा की कही बातें। हानिया, तुम्हारे एक नहीं दो बेटे हैं, ये याद रखकर अब फैसला करना। राहिब अब 16 साल का एक जवान लड़का है। अगर तुम उसे जाकर हकीकत बयान करोगी, जिससे वो अभी तक ना आशना रहा है, तो जानती हो क्या होगा? वो पागल हो जाएगा सदमे से। ये कबूल करना कि उसका वजूद एक हराम फैल के बाद दुनिया में आया, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा देगा। वो जीते जी मर जाएगा, खुद के वजूद से नफरत करने लगेगा। हानिया, अपनी ममता की प्यास बुझाने के लिए राहिब को मत मारो, और फिर अतमान का भी तो सोचो। अम्मी ठीक कह रही हैं, हम अतमान को क्या बताएंगे? कौन है राहिब, किसकी औलाद है? तुम समझ रही हो ना जो आकाशा बोल नहीं पा रहा? लड़कों में गैरत का अंसर कूट कूट कर भर होता है। अतमान कबूल नहीं कर पाएगा राहिब को। खुदा ना खास्ता दोनों में से किसी ने कोई सख्त कदम उठा लिया तो। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दें।
क्यों फेंका था मुझे। वो आंखों में आंखें डाल शदीद कर्ब और गुस्से की कैफियत से दो चार आंखों में शोले लिए भड़क कर इस्तफसार कर रहा था। मैंने नहीं फेंका, मैं कसम खाती हूँ तुम्हारी, मैंने तुम्हें नहीं फेंका, मैं बेकसूर हूँ, यकीन करो अपनी माँ का, मैं बहुत बेबस थी। हानिया बिलक कर बोली। उसका खुद को माँ कहना राइब के दिल पर लगे सारे जख्मों को हरा कर गया। उसे अपना पूरा वजूद छल्ली होता महसूस हुआ। आज उसे याद आ रहा था कि किस तरह वो अपनी माँ की शादी में शरारा पकड़े खड़ा था। अब उसे समझ आ रहा था क्यों इतनी अच्छी लगती थी वो उसे। आखिर माँ थी उसकी, क्यों कर अच्छी न लगती। माँ में तो खुदा ने कशिश ही अलग रखी है। एक नासमझ बच्चा भी अपनी माँ की खुशबू पहचानता है। माँ हराम हलाल के तराजू में थोड़ी तोली जाती है। कहीं पढ़ा है तुमने सिर्फ हलाल माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। वाह, तो माँ है आप मेरी। वो अपना सर पकड़े तंजिया गोया हुआ। वो माँ जिसने अपना बच्चा कचरे में फेंक दिया था। वो अगले ही लम्हे हानिया की जानिब एक कदम बढ़ाकर चिंगाड़ते हुए बोला। हानिया की हालत मारे सदमे के खराब होने लगी। राहिब के किसी सवाल का जवाब नहीं था उसके पास। वो बस रोए जा रही थी, बेबसी से आंखों में मातम बरपा था। कोस रही थी खुद को इस लम्हे को जब रिदा बेगम उसका बेटा लेकर जा रही थी और वो रोक न सकी। कैसे फेंक दिया आपने मुझे? मैं कोई गंदगी था जिसे कचरे में फेंक कर चल दिया आप? आपको जरा एहसास नहीं हुआ कि ये एक इंसान है जिसे आप फेंक रही हैं, कोई गंदगी नहीं। माएँ ऐसी तो नहीं होती। उसका दिल आज करची करची होकर बिखर गया था। दुआ हानिया का लरसता वजूद देख उसकी जानिब बढ़ी। राहिब के सवालात उसके दिलो दिमाग पर वार कर रहे थे। उसने दोनों कानों पर हाथ रख लिया और जोर जोर से चीखते हुए अपनी बेकसूरी की दुआइयां देने लगी। मैंने नहीं फेंका, यकीन करो मैंने नहीं फेंका, मैं बेकसूर हूँ, मैंने नहीं फेंका। झूठ बोल रही हैं आप। अगर आपने नहीं फेंका तो किसने फेंका था मुझे? कौन हूँ मैं? क्या पहचान है मेरी? कुछ तो जवाब दें। आप इस तरह खामोश नहीं रह सकती। मेरी पूरी जिंदगी उलझाकर खुद कितने मजे से जिंदगी गुजार रही हैं आप। आपको तो एहसास भी नहीं, लम्हा लम्हा मारता है मुझे ये एहसास कि मैं लावारिस हूँ। मुझे पैदा करने वाली माँ तक ने मुझे फेंक दिया। कम से कम मेरा कसूर ही बता दें। ऐसी क्या खता की थी मैंने जो इतनी बड़ी सजा दी मुझे? उसकी सुर्ख आंखें अंगारे बरसाती मालूम हो रही थी। बहुत सारे सवाल थे जहन में जिन्हें जानने के लिए वो पागल हुए जा रहा था। इस शहजादे का क्या कसूर? किस जुर्म की सजा में उसे कचरे में फेंका गया? क्या उसका हक नहीं अपनी माँ की गोद पर, उसके दूध पर, उसकी शफकत और मोहब्बत पर, उसके हाथ के बने खानों पर, उसके हाथ की सिलाई करदा कपड़ों पर, उसकी बाहों के झूलों पर? कौन गुनाहगार था राहिब का? फकत हराम कहकर उसकी हक तलफी करना कैसे जायज हो गया? हानिया उसके सवालों के जवाब देने से कासिर थी। राहिब सर प्लीज खामोश हो जाएं, मिसेस आकाशा की तबीयत खराब हो रही है। दुआ उसके लरसते वजूद को देख राहिब को खामोश कराने लगी। लाउंज से राहिब का कमरा काफी दूर था। आकाशा चीखने की आवाजें सुन परेशान होकर इन आवाजों की सिम तेजी से बढ़ा। मैम मैम। हानिया बेजान गुड़िया की मानिंद धड़म से फर्श पर गिरी। उसे बेहोश होता देख आकाशा बेहवासी के आलम में कमरे में दाखिल हुआ। दुआ उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। अगर हानिया को कुछ भी हुआ तो राहिब आकाशा से बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए इस पूरी दुनिया में। हानिया की बिगड़ती हालत उसके जहन को मजीद उलझा गई। मानो जहन और दिल में जंग बरपा हो। दिल कह रहा था थाम ले अपनी माँ को, मगर जहन अड़ा था कि हाथ ना लगा इस औरत को जिसने तुझे जानवरों से भी बदतर गुमान किया और तुझे कचरे में फेंक कर चली गई। आकाशा की तो जान निकल गई थी। हानिया को बेजान फर्श पर पड़ा देख वो असीर हानिया की हालत देख राहिब का कॉलर पकड़कर चिंघाड़ते हुए बोला। आकाशा हानिया को उसी के सामने से उठाकर ले गया। वो कांच की तरह टूटकर किरची किरची हुआ था। तो मैं ठीक था। मिसेस आकाशा इस रात मेरा कफ खोलकर ये निशान देखना चाह रही थी। वो बिलक कर अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर करते हुए निशान को देख रंजीदा लहजे में गोया हुआ। या मेरे खुदा, मैं कौन हूँ? क्यों मेरी माँ ने मुझे फेंक दिया? मेरा कसूर क्या था? किस गुनाह की सजा सुनाई गई है मुझे? किससे पूछूं? क्या करूं? मैं पागल हो जाऊंगा। ये एहसास जान लेता है कि मेरी अपनी माँ ने मुझे गंदगी समझकर कचरे में फेंक दिया। मैं गंदगी नहीं था, मैं गंदगी नहीं था, मैं गंदगी। मेरी अपनी माँ मेरे साथ जानवरों से बदतर सलूक किया। काश मैं मर गया होता। काश काश मैं मर गया होता। ये दर्दनाक हकीकत मेरी जान को लम्हा नमा नचोड़ रही है। वो अपना सर पकड़े मार्बल के फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखें अश्कबार थी। उसकी एक एक जुमले से शदीद कर्ब झलक रहा था। इतनी तकलीफ तो उसे अंगारों पर चलकर न होती जितने उसे हानिया की खामोशी दे गई थी। मगर वो शहजादा कहाँ जानता था अगर उसकी माँ जवाब दे देती उसके सवालों का तो मौत की आरजू नहीं करता बल्कि खुद मौत के पीछे चल पड़ता। राहिब सर प्लीज संभाले खुद को। दुआ उसके पास बैठते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रख हौसला देने लगी। राहिब को तो सदमा लग गया था। इस दिन के बाद से वो खामोश हो गया। वो जान गया था आगाही सिर्फ जान जलाएगी। अगला सीन इंशाल सबसे लड़कर भूख प्यास की हड़ताल करके आगे पढ़ने में कामयाब हुई थी। एक दिन वो यूं ही बैठी सेल पर एफबी चला रही थी कि उसकी नजरों के आगे राहिब की एक फनी पोस्ट गुजरी। उसने फौरन राहिब की आईडी ऑन की। उसने अपने बायो में मेमर लिख रखा था। उसकी एक एक पोस्ट हंसने पर मजबूर कर रही थी।
हर पोस्ट पर हजारों लाइक, कमेंट्स और शेयर्स। बंदे ने डीपी भी ऐसी लगा रखी थी कि देखते ही सामने वाला फिदा हो जाए। वो सर्च करते करते उसके ऑफिशियल पेज तक पहुंच गई थी। उसके मिलियन फॉलोअर्स थे, जिसमें ज्यादा तादाद लड़कियों की थी। उसने कहीं भी अपना मैरिड या रिलेशनशिप का स्टेटस शो नहीं किया था, जिसके सबब ना जाने कितनी लड़कियों की वो बैचलर धड़कन बना हुआ था। इंशाल को आज भी उसका 4 साल पहले थामा हुआ हाथ याद था, जिसके सबब वो जीप गई थी। इंशाल, ये देखो, मैंने अपनी लव स्टोरी लिखी है, पढ़कर बताओ कैसी है। यसरा उसके और सेल के दरमियान अपना लिखा कहानी का रजिस्टर हाइल करते हुए बोली, मुझे कहानियां पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तुम तो सिर्फ 5वीं पास हो, तुमने कहानी कैसे लिख ली? वो उलझ कर इस्तफसार करने लगी। दिल से लिखी है, पढ़कर तो देखो एक बार, वो खासा जोर देते हुए बोली। उफ, लाओ दो, पढ़कर देखूं। वो बेदिली से रजिस्टर लेते हुए। कहानी, एक लड़का बचपन से एक लड़की को मोहब्बत करता है। दोनों साथ खेलते और खाते पीते हैं। दोनों कजन्स होते हैं। उनकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ रही होती है। फिर एक दिन लड़का लड़की को अकेले पाकर इजहार मोहब्बत करता है। लड़की भी फौरन हाँ कर देती है। खत्म शुद्ध। कहानी पढ़ने के बाद इंशाल सर पकड़कर, ये कैसी कहानी थी, निहायत बोर। वो मुंह बसोड़ते हुए कहने लगी, सच्ची कहानी है ये, मेरी प्रेम कहानी, और तुम ऐसे रिव्यू दे रही हो जैसे खुद बहुत बड़ी राइटर हो। इंशाल का मुंह बसोड़ना यसरा को नागवार गुजरा। हाँ माना, मैं राइटर नहीं हूँ, मगर उसे पढ़ने के बाद सिर्फ लोगों के सर में दर्द होगा। इस कहानी में है क्या सिवाय मोहब्बत की? कहानियां ऐसी थोड़ी होती हैं, उनमें कोई सबक होता है। तुम तुम हाँ, वो अभी एक माहिर राइटर की तरह बोल ही रही थी कि यसरा उसकी बात काटते हुए, अच्छा बीवी, तो तुम ही लिख कर दिखाओ कोई या सबक आमूज कहानी। बड़ी आई, हटो, वापस दो मेरा रजिस्टर। वो मुंह बिगाड़ते हुए रजिस्टर वापस लेकर चली गई। उसके चैलेंज इंशाल दिल पे ले बैठी थी। अपने बैग से एक रजिस्टर निकालकर कलम हाथ में थाम लिया। फिर तो जैसे जादू बिखरा हो, सोचे खुद ब खुद उसके जहन में आती गई और कहानी बनती गई। पूरा 1 महीना लगा उसे कहानी लिखने में। कहानी का नाम उसने जिंदगी रंगों से परे रखा। वो कहानी उसने सबसे पहले मिसबा को पढ़ाई। मिसबा ने बहुत तारीफ की, जिस पर वो फूले नहीं समा रही थी। मिसबा की दोस्तों के जरिए इंशाल की लिखी पहली कहानी सारे रिश्तेदारों में फेमस हो गई। किसको यकीन ही नहीं आ रहा था वो कहानी इंशाल ने लिखी है। शोहरत जलने वालों को साथ लाती है। रिश्तेदारों में से कुछ खवातीन ने राहिला बेगम को खूब सुनाई, अरे बाजी, हम तो बच्ची का अच्छा ही चाहते हैं, ये राइटर की जिंदगी अच्छी नहीं होती, बेचारे जिंदगी भर गमों में गुजारते हैं, क्यों अपनी बेटी को ऐसा नसीब दे रही हो? तो किसी ने कहा, राहिला, कोई शादी नहीं करेगा तेरी बेटी से, एक तो पढ़ी लिखी, ऊपर से राइटर, खानदान के सारे लड़के सिर्फ 5वीं तक पढ़े हैं, जितने मुंह उतनी बातें। नतीजा ये निकला कि इंशाल से कलम छीन लिया गया, मगर कलम थामने वालों को ये अच्छी तरह खबर है, कलम थामा जा सकता है, छोड़ा नहीं जा सकता। एक नशा है इस कलम में, जिसने चखा वो खूब जानता है। उसने छुप कर एफबी पर नॉवल लिखना शुरू कर दिया। एक फेक आईडी से उसे पोस्ट करने लगी। लोगों ने बहुत पसंद किया और कहा कि अपना एक अलग पेज बनाए। उसे पेज बनाना नहीं आता था, इसलिए राहिब से कांटेक्ट की कोशिश करने लगी। उसने राहिब के पेज पर एक मैसेज छोड़ा। वो नहीं जानती थी राहिब की आईडी और पेज दुआ के हैंडओवर है। दुआ वो वाही शख्सियत थी जो साय की तरह राहिब के साथ रहती थी। राहिब का हर रात सिर्फ दुआ तक महदूद था। नदीम 4 साल से पागलों की तरह राहिब से कांटेक्ट की कोशिश कर रहा था, मगर राहिब किसी से मिलना नहीं चाहता था। इन सालों में वो अब्रिश और सिला से भी नहीं मिला था। उन्हें सिर्फ इतनी खबर थी कि वो लंदन की यूनी में ज़ेरे तालीम है। अगला सीन, रात के 2 बजते ही सेल रिंग हुआ। वो भी इंतजार में बैठा था। मैंने अपना सॉफ्टवेयर कंप्लीट बना लिया है और सबसे पहले ये खबर तुमसे शेयर करना चाहता था। चलो, तुमने तो कुछ कहना नहीं और मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए गुड नाइट, राहिब ने मुस्कुराते हुए कहकर कॉल काट दी। उसका दिन नहीं गुजरता था जब तक इस अननोन नंबर से बात ना कर ले। माना मुकाबिल की जानिब से फ़कत खामोशी छाई रहती थी, मगर इससे अच्छा लगता था अपनी हर खुशी और गम उससे शेयर करना। क्या लगता है आपको, कौन होगा ये अननोन पर्सन जो है, सिला या इंशाल? अगर इंशाल होती तो वो बात कर लेती। आई थिंक सिला, या शायद हानिया। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कौन है।